तो टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम आपके सामने केवीएस पीआरटी पेडागोजी का सेकंड यूनिट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसका पार्ट 1 हो चुका है, जो कि ऑलरेडी इसकी वीडियो मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, जिसको आप देख सकते हैं। उसके आगे का स्टार्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा का अनुदेशन करना। अनुदेशक अनुदेशन कक्षा अनुदेशन एक तरीका है जिससे शिक्षक कुछ करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। यदि शिक्षक किसी कक्षा में गणितीय समस्या को हल करने वाले कार्य को पूरा करने के लिए क्रम इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कक्षा में शिक्षण को जीवन की घटनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। पहला है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, प्रत्यक्ष निर्देश विधि। शिक्षक अपने छात्रों को एक विशिष्ट कौशल सिखाने के लिए स्पष्ट शिक्षण तकनीकों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार का निर्देश शिक्षक द्वारा निर्देशित विधि है। इसमें सक्रिय शिक्षण गतिविधियां जैसे रचनाएं, कार्यशालाएं या केस स्टडी शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट है शैक्षणिक समूह चर्चा और प्रश्न उत्तर सत्र संभाषण संबंधी है और प्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का हिस्सा है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, अप्रत्यक्ष शिक्षण। अप्रत्यक्ष शिक्षण और अधिगम के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें अवधारणाओं, प्रतिरूपों और अमूर्तता को रणनीतियों के संदर्भ में पढ़ाया जाता है, जो अवधारणा सीखने, पूछताछ और समस्या समाधान पर जोर देते हैं। अप्रत्यक्ष शिक्षण शिक्षण और अधिगम के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें अवधारणाओं, प्रतिरूपों, अमूर्तता को रणनीतियों के संदर्भ में पढ़ाया जाता है, जो अवधारणा सीखने, पूछताछ और समस्या समाधान पर जोर देते हैं। अप्रत्यक्ष शिक्षण शिक्षण और अधिगम का एक तरीका है। इसकी प्रक्रिया पूछताछ है, सामग्री में अवधारणाएं शामिल हैं, प्रासंगिक समस्या है। यह सक्रिय रूप से अपने स्व अधिगम में शामिल था और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान करने के लिए नए ज्ञान का योगदान देता था। अप्रत्यक्ष शिक्षण की रणनीतियाँ इस प्रकार हैं। अग्रिम आयोजकों का उपयोग, वैचारिक गतिविधि, आगमनात्मक और निगमनात्मक, उदाहरणों और गैर उदाहरणों का उपयोग, परीक्षण और खोज को निर्देशित करने के लिए प्रश्नों का उपयोग, छात्रों विचारों का उपयोग, छात्र आत्म मूल्यांकन, समूह चर्चा का उपयोग। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देश। विभेदित निर्देश एक शिक्षण दृष्टिकोण है जो छात्रों में विभिन्न अधिगम की जरूरतों के लिए निर्देश देता है। विभेदित निर्देश, जैसे विभेदित अधिगम के रूप में भी जाना जाता है, या शिक्षक में समान विभेदीकरण प्रभावी शिक्षण के लिए एक रूपरेखा या दर्शन है जिसमें सभी छात्रों को कक्षा में शिक्षार्थियों के समुदाय अक्सर एक ही कक्षा में नई जानकारी को विषय वस्तु प्राप्त करने के संदर्भ में समझने, प्रसंस्करण का निर्माण या विचार की समझ बनाना और शिक्षण विषय वस्तु और मूल्यांकन उपायों को विकसित करने के लिए विभिन्न रूपों की एक श्रृंखला प्रदान करना शामिल है, ताकि कक्षा के भीतर सभी छात्र अपनी क्षमता में भिन्नता की परवाह किए बिना प्रभावी ढंग से सीख सकें। अधिक छात्र संस्कृति, एसईएस, भाषा, लिंग, प्रेरणा, क्षमता, अक्षमता, अधिगम की शैली, व्यक्तिगत रुचियाँ और बहुत कुछ भी भिन्न होते हैं और शिक्षकों को इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वे पाठ्यक्रम के अनुसार योजना बनाते हैं। अधिगम की विभिन्न आवश्यकताओं पर विचार करके शिक्षक व्यक्तिगत निर्देश विकसित कर सकते हैं ताकि कक्षा के सभी बच्चे प्रभावी ढंग से सीख सकें। संपूर्ण समूह को एक तरह से पढ़ाने के बजाय एक शिक्षक विभिन्न विधियों का एक समूह में उपयोग करता है। इसमें छोटे छोटे समूहों में या एक सत्र में छात्रों को पढ़ाना शामिल हो सकता है। चौथा, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत निर्देश। व्यक्तिगत निर्देश शिक्षण की एक विधि है जिसमें सामग्री, निर्देशात्मक तकनीक और सीखने की गति प्रत्येक शिक्षार्थी की क्षमताओं और रुचियों पर आधारित होती है। व्यक्तिगत निर्देश एक विशेष शिक्षार्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतियों, संसाधनों और आकलन के उपयोग को संदर्भित करता है। व्यक्तिगत निर्देश आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक छात्र अलग अलग तरह से सीखते हैं। सभी विद्यार्थी अलग अलग तरीकों से प्रतिभाशाली हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करना यह बच्चे की अनूठी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। शिक्षण के लिए सभी छात्रों तक पहुंचने के लिए अलग अलग और व्यक्तिगत निर्देश की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत प्रगति का सावधानीपूर्वक और निरंतर मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिगत निर्देशों के लिए कदम: छात्रों की पृष्ठभूमि, जरूरतों और रुचियों का आकलन, उपयुक्त विषय वस्तु का चयन, जरूरतों और रुचियों को पूरा करने के लिए शिक्षण रणनीतियों का निर्धारण, प्रगति की निरंतर निगरानी, जहां भी आवश्यक हो संशोधन विकल्प करना, गुणात्मक और मात्रात्मक रिकॉर्ड सहित व्यापक शिक्षा। कंप्यूटर सहायता निर्देश कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की मदद से शिक्षण को आकर्षक और गतिशील बनाने के लिए शैक्षिक निर्देश में कंप्यूटर के उपयोग को संदर्भित करता है। पांचवा है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। यह स्वतंत्र अध्ययन संदर्भ सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला और भाषा सीखने में उपलब्धि के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया के अवसर प्रदान करता है।
प्रासंगिक सामग्री, तत्कालिक प्रतिक्रिया और उन्हें अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करके भाषा सीखने के को आसान और सार्थक बनाता है। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक निर्देश व्यक्तिगत शिक्षित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सूचना को संसाधित करता है। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को अत्यधिक व्यक्तिगत सीखने के अनुभव प्रदान करता है। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को अत्यधिक व्यक्तिगत सीखने के अनुभव प्रदान करता है। जानकारी की एक बड़ी मात्रा के माध्यम से व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो पहला है संसाधित निर्देश। छात्रों से जो सीखने को उम्मीद की जाती है उसे संशोधन बदल जाते हैं उसमें संशोधन बदले जाते हैं। छात्र की क्षमता के अनुसार संभावनाएं बनती हैं। नेक्स्ट है विभेदित निर्देश। इसमें एक शिक्षक समावेशी कक्षा में सबसे चुनौतीपूर्ण से लेकर सबसे प्रतिभाशाली तक के सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्देश तैयार करता है। अलग अलग निर्देश न केवल आपके विशेष शिक्षा के छात्रों को पूरी तरह से भाग लेने में मदद करने वाले हैं। उपचारात्मक निर्देश। इसमें शिक्षक विभिन्न प्रकार की सीखने की कठिनाइयाँ वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण नीतियों का उपयोग करता है। इसमें सीखने की क्षमताओं का निदान करने वाले छात्र भी शामिल हैं। इस निर्देश में शिक्षक व्यक्तिगत छात्र की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि पूरी कक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षण विशिष्ट है और एक समय में एक व्यक्ति की ज़रूरत को लक्षित करता है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना। शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों की अमूर्तता के विभिन्न स्तरों पर आयोजित किया जा सकता है। सरल मानसिक शक्तियों के उपयोग और अनुप्रयोग से लेकर सबसे जटिल तक ऐसे संगठनों को प्रतिष्ठित और शिक्षण के रूपों और स्तरों के रूप में चिन्हित किया जाता है। शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों के 3 पहचाने योग स्तर है, स्मृति स्तर, अवबोध का स्तर, विमर्श चिंतन स्तर। मॉरिस एल्बिकी ने रूब्रिक के स्वायत्त विकास के तहत एक और स्तर जोड़ा है। शिक्षण और अधिगम के 4 स्तरों को निम्नलिखित तरीके से एक निरंतरता पर दिखाया जा सकता है। पहले शिक्षण के स्तर और अंतर्निहित उद्देश्य। पहला है स्वायत्त विकास दर। स्वायत्त विकास दर छात्र केंद्रित है। स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा देने के लिए, आत्म भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए छात्र के विचार या व्यवहार को कम या कोई निर्देशन, जबरदस्ती, परिचय या थोपना नहीं है। इस स्तर का स्पष्ट निहितार्थ यह है कि किसी भी प्रकार के औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। स्मृति स्तर। स्मृति स्तर शिक्षण या अधिगम में सबसे कम विचारशील है। इस शिक्षण या अधिगम में स्मरण, मान्यता और प्रतिधारण पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। निर्देशात्मक व्यवस्था ऐसी है कि शिक्षार्थी को उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री को कम करने में मदद मिलती है। इस प्रकार स्मृति स्तर शिक्षण और अधिगम में शिक्षक अपनी व्यवस्था के लिए क्विक रिकॉल, रिकॉग्निशन और रिटेंशन की प्रक्रिया में मदद या सहायता के लिए सामग्री चिन्हित करता है। नेक्स्ट है समझ का स्तर और बोध का स्तर। समझ का स्तर एक तथ्य के संबंध और उपकरण उपयोग से देखकर समझता है। जो छात्रों शिक्षण का यह स्तर वह शिक्षण है जो छात्रों को सामान्यीकरण और विवरणों के बीच और सिद्धांतों और एकांत तथ्यों के बीच के संबंधों से परिचित कराना चाहता है, जो उन उपयोगों को दर्शाता है जिनके लिए सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। शिक्षण के एक रूप के रूप में व्याख्यात्मक समझ हर्बार्ट के सिद्धांत के द्वारा समर्थित है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के 3 चरण निम्नलिखित है। पहला मुख्य रूप से भावना गतिविधि का चरण है। दूसरा चरण स्मृति का है, जो पहले से निर्मित विचारों के सटीक प्रतिकृतियों का विशेषता है। तीसरा और उच्चतम स्तर वैचारिक सोच या समझ का है। शिक्षण एक उच्च व्यवस्थित और समझ के स्तर प्रस्तुतियों में सेट का आदेश दिया। मुख्य उद्देश्य संरचना की स्पष्टता के लिए विषय में गहराई और विकासशील अंतर्दृष्टि को जानना है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल, विमर्शी चिंतन स्तर। विमर्शी चिंतन स्तर शब्द शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी की ओर से विचारशीलता के उच्चतम स्तर का सूचक है। इस स्तर में मूल रूप से उन समस्याओं की समझ के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग शामिल है जिनके साथ एक व्यक्ति का समान सामना होता है। इसमें 2 चरण होते हैं, समस्या उठाना, समस्या को सुलझाना। विद्यार्थी की व्यक्तिगत भागीदारी और समाधान प्राप्त करने के लिए उसकी भावना की तीव्रता शिक्षण और सीखने के एक चिंतनशील स्तर की सफलता के संकेतक है। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत शिक्षण और सीखने के विमर्शी चिंतन स्तर को सहायता प्रदान करता है। संदर्भ के इस फ्रेम में पढ़ाने की विधि, समस्याओं और उनके संसाधनों की जांच बन जाती है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन। पाठ्यक्रम और पाठचर्चा की अवधारणा, प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न पाठ्यचर्या, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, बचपन की देखभाल और शिक्षा। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि लिखा है सिलेबस में। योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा। नेक्स्ट है निर्देशात्मक योजनाएं, वर्ष योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, शिक्षण सामग्री और संसाधन। उसके बाद शिक्षण अधिगम के लिए शब्द चुनना और संचार प्रौद्योगिकी। उसके बाद है अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए और अधिगम के रूप में प्रत्येक योजना बनाने में अर्थ, उद्देश्य और विचार। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्यूरिकुलम, पाठ्यचर्चा।
पाठ्यचर्चा वंचित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को स्कूलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी गतिविधियों और अनुभवों का कुल योग है। पाठ्यचर्चा लैटिन भाषा के क्यूरेरे से लिया गया है, जिसका अर्थ है दौड़ना या रेस कोर्स। पाठ्यचर्चा का अर्थ एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलाया जाने वाला कारण है। पाठ्यचर्चा मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्चा उन सभी अनुभवों का समावेश करती है जिनका उपयोग स्कूल द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इससे बच्चे की रुचि के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और आत्म अनुभव के अवसर प्रदान करना चाहिए। पाठ्यचर्चा को समग्र रूप से किसी व्यक्ति के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ्यचर्चा अपनी गतिविधियों और अनुभवों के रूप में समझ है। यह छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा पक्ष के अनुसार है। पाठ्यचर्चा के मूल्यांकन के लिए बच्चों के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश या विचार होते हैं, जिनके द्वारा शिक्षक उनकी उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। पाठ्यचर्चा छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की सूची है। पाठ्यचर्चा विषयों का एक समूह है। पाठ्यचर्चा एक विद्यालय या कॉलेज में पालन किया जाने वाला पाठ्यक्रम है। पाठ्यचर्चा विद्यालय या कॉलेज की गतिविधियों का कार्यक्रम है। पाठ्यचर्चा अध्ययन विषय वस्तु का एक समूह है। पाठ्यचर्चा में विद्यालय या कॉलेज में आयोजित पाठ्यचर्चा और पाठ्येतर गतिविधियों दोनों में शामिल है। पाठ्यचर्चा में वे सभी अनुभव शामिल होते हैं जो एक शिक्षार्थी विद्यालय या कॉलेज में प्राप्त करता है। तो डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड क्यूरिकुलम, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा के बीच अंतर। पाठ्यक्रम वह दस्तावेज है जिसमें किसी विषय में शामिल अवधारणाओं के सभी भाग शामिल होते हैं। पाठ्यचर्चा समग्र सामग्री है जिसे एक शैक्षिक प्रणाली या पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। ओरिजिन, सिलेबस इज अ ग्रीक टर्म, क्यूरिकुलम इज अ लैटिन टर्म। सेट फॉर, निर्धारित किया गया इसको एक विषय के लिए, एक पाठ्यक्रम के लिए इसको निर्धारित किया गया है। इसकी प्रकृति वर्णनात्मक होती है। इसकी प्रकृति नियम के अनुसार होती है। इसका क्षेत्र संकीर्ण होता है। इसका वाइड चौड़ा होता है। ये एग्जाम बोर्ड परीक्षा मंडल द्वारा निर्धारित होता है। ये सरकार या स्कूल, कॉलेज या संस्थान का प्रशासन निर्धारित करता है। एक निश्चित अवधि के लिए आमतौर पर 1 वर्ष होता है। जब तक कोर्स चलता है तब तक ये चलता है पाठ्यचर्चा। पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए उद्देश्यों: शिक्षार्थी के समग्र विकास का पोषण, छात्र के अनुभव की समग्रता में सुधार, शिक्षकों के पेशेवर विकास को सुनिश्चित करना, एक लचीली और एकीकृत प्रक्रिया सीखना, सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना। पाठ्यक्रम विकास का क्रमबद्ध क्रम, जरूरतों का आकलन, उद्देश्यों का निरूपण, सीखने के अनुभवों का चयन, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। मॉडल्स ऑफ क्यूरिकुलम, पाठ्यचर्चा के मॉडल। पाठ्यचर्चा मॉडल को 2 बहुत व्यापक मॉडल, उत्पाद मॉडल और प्रक्रिया मॉडल में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उत्पाद मॉडल। आप इसे अपने पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों में देख सकते हैं। यहाँ मॉडल परिणामों पर केंद्रित है, जैसे ग्रेड या किसी उद्देश्य तक पहुँचना। सीखने की प्रक्रिया में जो हो रहा है उसकी तुलना में अधिकांशतः बाहर तैयार उत्पाद पर अधिक केंद्रित है। नेक्स्ट है प्रक्रिया मॉडल। इसके विपरीत यह प्रक्रिया मॉडल इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि सीखने में चीज़ें कैसे होती हैं और यह अधिक मुक्त है। प्रक्रिया मॉडल पर केंद्रित पाठ्यचर्चा इस बात पर जोर देती है कि छात्र कैसे सीख रहे हैं, उनकी सोच क्या है और यह भविष्य में अधिगम को कैसे प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है पाठ्यचर्चा विकास का सिद्धांत। औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक प्रक्रिया की सामाजिक उन्नति के कारण सामाजिक वर्ग संबंधों में परिवर्तन से पाठ्यचर्चा को परिवर्तन करना पड़ता है। पहला है भविष्य उन्मुखीकरण का सिद्धांत। अधिगम उन विशिष्ट जीवन स्थितियों से निकटता से जोड़ा जाना चाहिए जो शिक्षार्थी समूहों का सामना करते हैं और उन्हें तनाव को कम करने के लिए मूर्त और अव्यवहारिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिसके तहत वे रहते हैं और काम करते हैं। नेक्स्ट है सहसंबंध का सिद्धांत। पाठ्यचर्चा समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों से संबंधित है। एक समाज में लोगों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रदान किए गए अनुभवों के माध्यम से पूर्ण करना होता है। इन अनुभवों को पाठ्यचर्चा में नियोजित और वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम छात्र के लिए व्यवहारिक उपयोग का होना चाहिए और इसलिए व्यावसायिक और तकनीकी आधार को बनाए रखना चाहिए। कार्य अनुभव पर जोर दिया जाना चाहिए। इसमें वर्तमान जीवन और भविष्य में बच्चों के लिए उपयोगी विषय और गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए। नेक्स्ट है सभी गतिविधियों को शामिल करने का सिद्धांत। पाठ्यचर्चा एक विस्तृत और व्यापक प्रक्रिया है। पाठ्यचर्चा कक्षा निर्देश से कहीं अधिक है। यह कक्षा चार दीवारी तक ही सीमित नहीं होती। इसे छात्र के समग्र विकास पर ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम के दौरान संस्थान के अंदर और बाहर प्रदान किए गए सभी अनुभवों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। राष्ट्र के पाठ्यचर्चा विकास के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यचर्चा को लचीला होना चाहिए और प्रत्येक स्तर पर शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होना चाहिए। किसी भी वयस्क शिक्षा द्वारा असहयोगात्मक गतिविधियों को बाध्य करने का प्रयास शिक्षार्थियों में निराशा का कारण बनता है। इसे शिक्षार्थियों को अपनी पसंद का पाठ्यक्रम, विषय, कार्यक्रम चुनने की स्वतंत्रता का प्रावधान करना चाहिए। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ क्यूरिकुलम, पाठ्यक्रम के मॉडल। पहला है अनुदेशात्मक अभिकल्प का एडी मॉडल। अनुदेशात्मक अभिकल्प का एडी मॉडल 5 चरणों विश्लेषण, प्रारूप, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन का प्रथमाक्षर है। एनालिसिस
ए फॉर एनालिसिस, विश्लेषण। चरण की कल्पना मूल रूप से प्रशिक्षण से जुड़े कार्यों का विश्लेषण करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है डिज़ाइन। इस चरण में डिजाइनर का ध्यान लक्षित दर्शकों पर होता है। यहाँ भी है कि कार्यक्रम कौशल और बुद्धि के स्तर में मेल खाता है जो प्रत्येक छात्र प्रतिभागी दिखाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। विकास। विकास यह चरण प्रदर्शन, विभिन्न परीक्षणों, विषय वस्तु विश्लेषण, योजना और संसाधनों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी लक्ष्यों उपकरणों को निर्धारित करता है। विकास चरण परियोजना में उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली का उत्पादन और परीक्षण शुरू करता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन चरण। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम के निरंतर संशोधन को दर्शाता है कि अधिगम, दक्षता और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन। एडी पद्धति का अंतिम चरण है मूल्यांकन। यह चरण है जिसमें परियोजना को पूरी परियोजना के क्या, कैसे, क्यों, कब पूरा किया गया या पूरा नहीं किया गया के संबंध में सावधानीपूर्वक अंतिम परीक्षण के अधीन किया जा रहा है। नेक्स्ट है CIPP मॉडल। CIPP मॉडल 1983 में स्टफल बीम द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकन मॉडल है जिसमें 4 तत्व शामिल है। C फॉर प्रसंग, I फॉर निविष्ट, P फॉर प्रक्रिया और P फॉर उत्पाद। स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए इस मॉडल को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पहला है संदर्भ मूल्यांकन। निर्णय निर्माताओं को लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करने में मदद करने के लिए संदर्भ में लगातार जरूरतों और समस्याओं का आकलन करता है। इनपुट मूल्यांकन निर्णयकर्ताओं को उत्तम साधन चुनने में मदद करने के लिए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक साधनों का आकलन करता है। इनपुट मूल्यांकन निर्णयकर्ताओं को उत्तम साधन चुनने में मदद करने के लिए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक साधनों का आकलन करता है। उत्पाद मूल्यांकन वास्तविक सिरों की तुलना इच्छित सिरों से करता है और पुनरावर्तन निर्णयों की एक श्रृंखला की ओर जाता है। टायलर का उद्देश्य केंद्रित प्रतिमान। सबसे प्रारंभिक पाठचर्चा मूल्यांकन प्रतिमान में से एक जो कई मूल्यांकन परियोजनाओं को प्रभावित करना जारी रखता है। यह राल्फ टायलर 1950 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। टायलर का लक्ष्य प्राप्ति प्रतिमान या कभी कभी उद्देश्य केंद्रित प्रतिमान कहा जाता है जो पाठचर्चा, निर्माण, विकास और मूल्यांकन में सबसे उपनिष्ठ प्रतिमान का आधार है। टायलर प्रतिमान 3 स्रोतों से पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करता है: छात्र, समाज और विषय वस्तु। टायलर प्रतिमान 4 प्रमुख भागों से मिलकर बना है: अधिगम के अनुभव के उद्देश्यों को परिभाषित करना, परिभाषित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिगम की गतिविधियों की पहचान करना, परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिगम की गतिविधियों का आयोजन। चौथा है अधिगम के अनुभवों का मूल्यांकन और आकलन करना। नेक्स्ट है हिल्डा टाबा। हिल्डा ताबा सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थी। उसने एक संप्रत्य विकास रणनीति विकास की जिसे आज्ञात्मक मॉडल या संप्रत्य विकास मॉडल CDM के रूप में भी जाना जाता है। पाठ्यचर्चा विकास के हिल्डा ताबा मॉडल के चरण। पहला है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का निदान। शिक्षक जो पाठ्यचर्चा निर्माता भी है उन छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान करके प्रक्रिया शुरू करता है जिनके लिए पाठ्यचर्चा की योजना बनाई जानी है। उदाहरण के लिए अधिकांश छात्र गंभीर रूप से सोचने में असमर्थ हैं। दूसरा है उद्देश्यों का निरूपण। जब शिक्षक शिक्षार्थियों की उन आवश्यकताओं की पहचान कर लेता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है तो वह उन उद्देश्यों को निर्देश करता है जिनके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। तीसरा है विषय वस्तु का चयन। चयनित या सृजित उद्देश्य पाठचर्चा के विषय वस्तु या विषय वस्तु का सुझाव देते हैं। न केवल उद्देश्यों और सामग्री का मिलान होना चाहिए बल्कि चुनी गई सामग्री की वैधता और महत्व को भी निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, यानी सामग्री की प्रासंगिकता और महत्व। विषय वस्तु का संगठन। एक शिक्षक न केवल विषय वस्तु का चयन कर सकता है बल्कि शिक्षार्थियों की परिपक्वता, उनकी शैक्षणिक उपलब्धि और उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए इसे एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। सीखने के अनुभवों का चयन। छात्रों को सामग्री प्रस्तुत की जानी चाहिए और उन्हें सामग्री के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस बिंदु पर शिक्षक को उचित निर्देशात्मक पद्धति का चयन करना चाहिए जो छात्रों को सामग्री के साथ शामिल करे। नेक्स्ट है सीखने की गतिविधियों का संगठन। सीखने की गतिविधियों का सामग्री, अनुक्रम और शिक्षार्थियों की विशेषता दोनों के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। शिक्षक को उन छात्रों का ध्यान में रखना चाहिए जो वह पढ़ा रहे होंगे। नेक्स्ट है मूल्यांकन। पाठचर्चा योजनाकार यानी शिक्षक को यह निर्धारित करना चाहिए कि किन उद्देश्यों को पूरा किया गया है। सीखने के उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रियाओं को डिजाइन करने की आवश्यकता है। टाइप्स ऑफ कुरिकुलम। पाठ्यचर्चा के प्रकार। अधिगम केंद्रित पाठ्यक्रम। अधिगम और अधिगम कराने की पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु शिक्षक नहीं बल्कि बच्चा होता है। बच्चा कक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है। यह लोकतांत्रिक माहौल है ताकि बच्चे को दूसरों के साथ बातचीत करने के अधिकतम अवसर मिले। शिक्षक और बच्चों द्वारा संयुक्त रूप से शिक्षण अधिगम की योजना और उसकी निगरानी को दर्शाता है। पाठ्यक्रम और निर्देशात्मक सामग्री बच्चे के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में कार्य करती है और अपने आप में समाप्त नहीं होती है। शिक्षण अधिगम का लक्ष्य न केवल बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करना है बल्कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा भी देना है। शिक्षकों द्वारा नियोजित और बच्चों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां केवल पाठ्य पुस्तक के बजाय बच्चों के लिए सीखने का माध्यम बन जाती हैं।
शिक्षक एक ही समय में सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के शिक्षण अधिगम रणनीतियों को अपनाता है। जॉन डीवी रूसो और पार्कर द्वारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य को स्वीकार और प्रचारित किया गया था, हालांकि उन सभी के बचपन की अवस्था पर अलग अलग दृष्टिकोण हैं। दूसरा है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। अवधारणाओं पर महत्व दिया जाता है जिसके चारों ओर सभी शिक्षण और अधिगम की गतिविधियां घूमती हैं। नेक्स्ट है जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम। शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग 1999 ने आजीवन अधिगम की अवधारणा पर जोर दिया। जीवन भर शिक्षा चार प्रमुख सिद्धांतों या स्तंभों पर आधारित होती है जो कि निम्नलिखित है। पहला है जानकर सीखना, दूसरा है करके सीखना, तीसरा होकर सीखना, चौथा है साथ रहकर सीखना। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड कुरिकुलम, योग्यता आधारित पाठ्यक्रम। इस कार्यक्रम उन्मुख उन्मुख या गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के रूप में जाना जाता है कि एक शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए और पाठ्यक्रम के दौरान उसे क्या सीखना चाहिए। मूल प्रश्न यह है कि मेकिंग इसी तरह से पाठ्यक्रम की योजना बनाते हैं कि उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो एक सफल स्नातक नर्स को बाद में एक सक्षम पेशेवर के रूप में करने की आवश्यकता होती है। कार्य संज्ञानात्मक समस्या को सुलझाने के कौशल, निश्चित संचार कौशल या मिश्रित प्रकार के एक से अधिक डोमेन शामिल हो सकते हैं। नर्सिंग पाठ्यक्रम को इस दृष्टिकोण को अधिक व्यापक रूप से अपनाने की आवश्यकता है। पांचवा है कोर करिकुलम, मूल पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के छात्रों के सभी समूहों द्वारा समान स्तर के अध्ययन के साथ अध्ययन और महारत के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किसी विषय या अनुशासन के आवश्यक या प्रमुख पहलू के रूप में भी परिभाषित किया गया है। छठवां है वर्तुलाकार पाठ्यचर्चा, स्पाइरल क्यूरिकुलम। ब्रूनर के सिद्धांत ने सुझाव दिया कि एक शिक्षार्थी किसी भी अध्ययन विषय वस्तु को तब तक सीखने में सक्षम होता है जब तक कि निर्देश को उचित रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ब्रूनर संकेतीकरण की एक प्रणाली का सुझाव देते हैं जिसमें लोग संबंधित श्रेणियों को पदानुक्रमित प्रबंधन का निर्माण करते हैं। प्रत्येक क्रमिक रूप से उच्च स्तर की श्रेणी अधिक विशिष्ट हो जाती हैं, ज्ञान प्राप्ति की समझ को प्रतिध्वनित करती हैं। ब्रूनर ने वर्तुलाकार पाठ्यचर्चा का प्रस्ताव रखा जिसमें प्रत्येक विषय या कौशल क्षेत्र को अंतराल पर हर बार अधिक परिष्कृत स्तर से पुनरीक्षित किया जाता है। वर्तुलाकार पाठ्यचर्चा में अधिगम कम अवधियों में केंद्रित होने के बजाय समय के साथ फैलता है। सहसंबंधात्मक पाठ्यचर्चा में विभिन्न विषयों का अध्ययन करने की व्यवस्था अलग अलग अध्ययन करने के स्थान पर एक दूसरे से संबंध स्थापित करने की होती है। नेक्स्ट है एकीकृत पाठ्यचर्चा। इस प्रकार के पाठ्यचर्चा में विषय एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें कोई व्यवधान नहीं होता, अपितु उनमें एकता होती है। इस प्रकार विभिन्न विषयों के ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष, लिखित और औपचारिक पाठ्यचर्चा। जिन विषयों को पढ़ाया जाएगा वे विद्यालय के मिशन की पहचान करते हैं और ज्ञान और कौशल जो विद्यालय को सफल छात्रों को प्राप्त करने की उम्मीद है। यह वह है जो स्कूली अनुभवों को औपचारिक निर्देश के हिस्से के रूप में लिखा गया है। यह एक पाठ्यक्रम दस्तावेज, ग्रंथों, फिल्मों और सहायक शिक्षक सामग्री को संदर्भित करता है जो स्कूल की जानबूझकर निर्देशात्मक कार्यसूची का समर्थन करने के लिए अत्यधिक चुना जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष पाठ्यचर्चा पाठ्यक्रम आमतौर पर उन लिखित समझ और दिशाओं तक ही सीमित होता है जो अक्सर सामूहिक रूप से प्रशासकों, पाठ्यक्रमों, निर्देशकों और शिक्षकों द्वारा औपचारिक रूप से नामित और समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट है प्रच्छन्न अनौपचारिक अंतर्निहित पाठ्यचर्चा। एक प्रच्छन्न पाठचर्चा एक अज्ञात या किसी का ध्यान नहीं जाने वाला पाठ्यक्रम है जो अक्सर अलिखित होता है। विभिन्न साधनों के माध्यम से संगठन द्वारा शिक्षाप्रद निवेश को स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है। शिक्षार्थी कक्षा और स्कूल के सामाजिक परिवेश से बेहतर कुछ सीखते हैं। शिक्षार्थी के साथ अंतःक्रिया के दौरान एक शिक्षक शिक्षाप्रद निवेश प्रदान करता है जिसे पहले उसके द्वारा नियोजित और डिजाइन नहीं किया जा सकता है। विभिन्न अशाब्दिक व्यवहार जैसे इशारों और मुद्राओं, आंखों के संपर्क, अधिगम व्यवहार की सराहना के माध्यम से शिक्षक कई चीज़ों का खुलासा करता है। एक प्रच्छन्न पाठचर्चा में स्कूल और उसके शिक्षकों की मूल्य प्रणाली भी शामिल है, इसलिए एक प्रच्छन्न पाठचर्चा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रत्यक्ष पाठचर्चा। शिक्षार्थी स्कूल में कार्य करने के उचित तरीके सीखते हैं जो प्रच्छन्न पाठचर्चा हिस्सा है। 13वां है शून्य पाठचर्चा। यह उस पाठचर्चा को संदर्भित करता है जिसे पढ़ाया नहीं जाता। इसका अर्थ है कि पाठचर्चा सामग्री सचेत रूप से नहीं बल्कि हमारी चुप्पी से सिखाए जाते हैं। शारीरिक रूप से स्कूलों में सब कुछ सिखाया संभव नहीं होता, इसलिए कई विषयों और विषय क्षेत्रों को जानबूझकर बाहर रखा गया है। इस्नर ने इन्हें शून्य पाठचर्चा के रूप में नाम दिया। उदाहरण के लिए जीवन की शिक्षा, करियर की योजना आदि प्रत्यक्ष पाठचर्चा को एक अच्छा हिस्सा नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इस्नर ने इन्हें शून्य पाठचर्चा के रूप में नाम दिया। उदाहरण के लिए जीवन की शिक्षा, करियर की योजना आदि प्रत्यक्ष पाठचर्चा का एक अच्छा हिस्सा नहीं है लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान। मूलभूत साक्षरता क्या होता है? फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमरेसी। अक्षरों को पहचानें और प्रारंभिक या अंतिम शब्दों की पहचान करें। संख्याओं को पहचानें, परिचित शब्द पढ़ें, संख्याओं के बीच भेद कर इसमें समझ कर सुनो, लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए, धारा प्रवाह और समझ के साथ मौखिक रूप से पढ़ें, जोड़ घटाव और शब्द समस्याओं को हल करें।
प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM ने 16 दिसंबर 2021 को भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की थी। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने रिपोर्ट तैयार की है। यह एक बच्चे के समग्र विकास में प्रारंभिक शिक्षा के वर्षों के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर प्रकाश डालता है। मूलभूत शिक्षा और संख्यात्मकता बुनियादी पढ़ने लिखने और गणित कौशल को संदर्भित करती है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सूचकांक भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मूलभूत शिक्षा की समग्र स्थिति की समझ स्थापित करता है। सूचकांक में 5 स्तंभ शामिल हैं। पहले हैं शिक्षा तक पहुंच, दूसरा है बुनियादी स्वास्थ्य, तीसरा है शैक्षिक अवसंरचना, सीखने के परिणाम और शासन। शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, शिक्षा तक पहुंच महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्य है जिन्हें आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सूचकांक के साथ मैप किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक देश में प्रत्येक बच्चे को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण शुरू की है। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यह मिशन पूर्व स्कूल से कक्षा 3 सहित 3 से 9 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेगा। जो बच्चे कक्षा 4 और 5 में हैं और अभी भी मूलभूत कौशल प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन्हें व्यक्तिगत शिक्षक मार्गदर्शन और आवश्यक दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की जरूरत, कम सीखने का स्तर, ड्रॉप आउट दर में वृद्धि, अनुचित भाषा और गणितीय कौशल। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के उद्देश्य: कक्षा 3 में प्रवेश करते समय शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाना। ग्रेड 2 तक के युवा शिक्षार्थियों के बीच संख्यात्मकता और इससे संबंधित अवधारणाओं से संबंधित बुनियादी समझ और दक्षताओं का विकास करना। बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान बेहतर तरीके से प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों के बीच अपने स्कूल के बाहर के अनुभवों को अपनी कक्षा में सीखने के लिए कौशल करना। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की 5 गुणा रणनीति: पाठ्यचर्चा सुधार, युवा छात्रों में सीखने के लिए जिज्ञासा विकसित करना। शैक्षणिक नवाचार, नवीन कक्षा प्रक्रियाओं और शैक्षणिक हस्तक्षेपों का विकास करना। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का पुनर्गठन, कक्षाओं में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। पुनरावलोकन आकलन, बेहतर पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र के लिए आकलन को सीखने के विभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रशासनिक सहायता, सभी शिक्षा हितधारक मिलकर काम करें। नेक्स्ट है LPS अप्रोच, LPS दृष्टिकोण। E फॉर भौतिक वस्तुओं के साथ अनुभव, एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। L फॉर स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंसेस, बोली जाने वाली भाषा जो अनुभव का वर्णन करती है। P फॉर पिक्चराइजेशन, चित्र जो प्रतिनिधित्व करते हैं। S फॉर रिटन सिंबल्स, प्रतीक जो अनुभव का सामान्यीकरण करते हैं। मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान सीखने के लिए एक तत्काल और आवश्यक शर्त: पढ़ने और लिखने की क्षमता और दक्षता, संख्याओं के बुनियादी संचालन करने की क्षमता एक आवश्यक आधार है और सभी भविष्य की स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है जिसमें कई मोर्चों पर तत्काल उपाय किए जाने हैं और स्पष्ट लक्ष्य हैं जो अल्पावधि में प्राप्त किए जाएंगे। शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल करना। बाकी यह कि नीति हमारे छात्रों के लिए तभी प्रासंगिक होगी जब यह सबसे बुनियादी सीखने की आवश्यकता यानी मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित पहले हासिल की जाती है। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। तदनुसार सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सभी प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए चरण की पहचान करते हुए तुरंत एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेगी। मूलभूत साक्षरता के लिए लक्ष्य: बाल वाटिका और एज 5 to 6, मौखिक भाषा, पढ़ना लिखना, दोस्तों और शिक्षकों से बात करता है, पुस्तकों को देखता है और चित्रों को सहायता से कहानी को पढ़ने का प्रयास करता है। लिखना: पहचानने योग्य अक्षर बनाने के लिए नाटक के दौरान लिखने की प्रक्रिया का अनुकरण करता है। दूसरा है तुकबंदी, कविताएं समझ के साथ गाती है, कुछ जाने पहचाने दोहराए गए शब्दों की ओर इशारा करना और पहचानना शुरू करता है। दृष्टि शब्द या कंटेनर भोजन के रैपर पर शब्द। दूसरा 4 आत्म अभिव्यक्ति को घसीटता, खींचता और पेंट करता है। अक्षरों और संबंधित ध्वनियों को पहचानता है, एक पेंसिल का उपयोग करता है और पहचानने योग्य अक्षरों को बनाने के लिए इसकी संपत्ति रखता है। कम से कम 2 से 3 अक्षरों वाले साधारण पहनावे को पढ़ता है, अपना पहला नाम पहचानता है और लिखता है।
क्लास 1 और एज 6 to 7, कक्षा 1 या आयु 6 से 7 साल। अपनी ज़रूरतों परिवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षकों के साथ बातचीत करें। जोर से पढ़ने, कहानी सुनने के सत्र के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेता है और कहानी सत्र के दौरान बाद में सवालों को जवाब देता है। रंगमंच की सामग्री और कठपुतलियों के साथ परिचित कहानी का अभिनय करें। परिचित संदर्भों, कहानी, कविता, पर्यावरण, प्रिंट आदि में आने वाले शब्दों के मात्राओं के साथ परिचित विकसित करता है। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट के बारे में बात करता है। अविष्कृत वर्तनी वाले शब्दों को लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक प्रत्याचार का उपयोग करता है। लिखता है, खींचता है और यह अर्थ व्यक्त करने के लिए चीज़ें बनाता है और उसके वर्कशीट पर नामों का प्रतिनिधित्व करता है। बधाई संदेश देता है, ऐसे चित्र बनाता है जो पहचानने योग्य वस्तुएं, लोग हैं। आय उपयुक्त अज्ञाय पाठ से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्यों को पढ़ता है। तुकबंदी कविता गाने की क्रिया के साथ सुनाता है। नेक्स्ट है क्लास 7 में, आयु 8 7 18 तक। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट के बारे में बात करना और बातचीत करना। बाल साहित्य पाठ्यक्रम पुस्तक से कहानियाँ पढ़ता और सुनाता है। स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए छोटे सरल वाक्यों को सही ढंग से लिखता है। दूसरा, सवाल पूछने के लिए बातचीत में शामिल होता है और उनकी सुनता भी है। दिए गए शब्द के अक्षरों से नए शब्द बनाता है। नामकरण शब्दों, क्रिया शब्दों और विराम चिन्हों को पहचानता है। गीता कविताएं सुनाता है। इसमें 8 से 10 वाक्यों को अज्ञात पाठ को सरल शब्दों के साथ उपयुक्त गति लगभग 30 से 45 शब्द प्रति मिनट सही ढंग से और स्पष्टता के साथ पढ़ता है। चौथा, कहानियों, कविताओं, प्रिंट आदि में आने वाले परिचित शब्दों को दोहराता है। नामकरण शब्दों को, क्रिया और विराम चिन्हों को पहचानता है। क्लास 3, एज 8 to 9। घर स्कूल की भाषा में उपयुक्त शब्दावली का उपयोग करते हुए स्पष्टता के साथ बातचीत करें। पाठ्य पुस्तकों में जानकारी ढूंढता है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए लघु संदेश लिखता है। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट के बारे में बात करता है। कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट आराम से और भाषा के आधार पर समझ के साथ और एक उम्र उपयुक्त अज्ञात पाठ से सही उच्चारण के साथ पढ़ता है। लिखने के लिए क्रिया शब्दों में नामकरण शब्दों और विराम चिन्हों का उपयोग करता है। सवाल पूछने, अनुभव सुनाने, दूसरों को सुनने और जवाब देने के लिए बातचीत में शामिल होता है। पाठ में दिए गए निर्देशों को पढ़ता है और उनका पालन करता है। व्याकरणिक रूप से सही वाक्य लिखता है। व्यक्तिगत रूप से और समूह में स्वर की स्वर शैली और स्वर परिवर्तन के साथ कविताएं सुनाता है। उम्र के अनुकूल अज्ञात कहानी 8 से 10 वाक्यों को पैराग्राफ को पढ़कर 4 में से कम 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। उम्र के अनुकूल अज्ञात कहानी 8 से 10 वाक्य के पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों में कम से कम 3 शब्दों के उत्तर दे सकते हैं। वाई एफएलएन, वाट आर द इशूज एसोसिएटेड विद एफएलएन, एफएलएन से जुड़े मुद्दे क्या हैं। रटने सीखने को प्रोत्साहित करता है। लंबे समय से रटने सीखने के शिक्षा प्रणाली के मुख्य समस्या के रूप में देखा गया है। तथ्यों को गैर संदर्भित, पुनरावृत्ति, बिना प्रश्न करना और आलोचनात्मक सोच की भावना की सामान्य कमी के समग्र रूपों के लिए बाधाएं हैं। सीख रहा हूँ। एक निगरानी प्रणाली जो एफएलएन महारत के आधार पर प्रदर्शन का न्याय करती है, खराब परिणामों से बचने के लिए राज्यों और स्कूलों को रटने सीखने में तेजी लाएगी। मानकीकृत आकलनों में असफल होने का यह डर यही है जो रटने सीखने का कायम रखता है। परीक्षा के लिए शिक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है, जहाँ शिक्षण संसाधन और समय सभी से सीखने के दूर केवल मूल्यांकन की महारत की ओर पुनर्निर्देशित हो जाते हैं। फॉल्स फ्रेमिंग, एक झूठी रूपरेखा। मूलभूत शब्द का अर्थ है कि किसी भी अन्य सीखने के पहले संख्यात्मकता और साक्षरता के कुछ पहलुओं को पहले आना चाहिए। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली संख्यात्मकता और सुनिश्चित करती है, लेकिन उन्हें अपना एकल या प्राथमिक उद्देश्य बनाए बिना। इन बुनियादी बातों पर एकाग्रचित ध्यान न केवल संदर्भ विहीन और रटते सीखने को जोखिम पैदा करता है, बल्कि इसका तात्पर्य यह भी है कि समृद्ध शिक्षा और आलोचनात्मक सोच केवल बाद में याद आती है। बिना प्रश्न किए पढ़ना और इसकी प्रासंगिक को समझे बिना गणना करना किसी भी संभावित आलोचनात्मक सोच के लिए आधार नहीं है, बल्कि इससे दूर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, एक विभाजन बनाता है। एफएलएन कैसे सभी बच्चों के लिए एक लक्ष्य है। इसके दावों के बावजूद इसकी प्राथमिकता लगभग विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए की पृष्ठभूमि से के बच्चों के लिए है। इस प्रकार भारतीय शिक्षा के भीतर 2 अलग अलग ट्रैक बनाते हैं। एक, कुलीन और उच्च शुल्क वाले निजी स्कूलों के बीच बच्चों के साथ समृद्ध और सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना, और दूसरों को कम शुल्क वाले निजी सार्वजनिक स्कूलों में हाशिए पर रहने वाले बच्चों के साथ जो इन मूलभूत कौशल से बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। यह कुछ बच्चों को अत्यधिक कुशल होने और विशिष्ट व्यवसायों के लिए अधिक अनुकूल होने के साथ महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव प्रस्तुत करता है, और अन्य को केवल साक्षर होने के कारण और इस प्रकार पात्र होने के लिए कम कमाई वाले व्यवसायों को सीमित पूल का सामना करना पड़ता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE का अर्थ। ECCE शब्द में 3 प्रमुख शब्द शामिल है: प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि है। ECCE 2013 पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रारंभिक वर्षों के 3 उपचरण हैं, प्रत्येक की अपनी आयु विशिष्ट विकासात्मक प्राथमिकताएं हैं। ECCE सब स्टेजेस। ECCE के उपचरण: गर्भाधान से जन्म तक, जन्म से 3 साल तक, 3 से 6 साल। यह तेजी से वृद्धि और विकास की विशेषता, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। देखभाल से हमारा मतलब प्यार और स्नेह प्रदान करना और सभी बच्चों के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षात्मक और उत्तेजक वातावरण सुनिश्चित करना है। शिक्षा शास्त्र, खोज, प्रयोग, अवलोकन, भागीदारी और अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ऐसे सभी अनुभव बच्चों को अपने अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानने में मदद करते हैं। इस प्रकार ECCE का तात्पर्य सभी छोटे बच्चों को स्वस्थ और पोषण के साथ साथ शुरुआती सीखने के अवसरों को सहित देखभाल प्रदान करता है। ECCE का महत्व: जब तक बच्चा 6 साल का होता है उसके दिमाग पर 90% विकास हो चुका होता है। नतीजन यह चरण बच्चों के समग्र विकास के लिए, विशेष रूप से मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आनुवंशिकता या पर्यावरण के कारण विकासात्मक प्रक्रियाओं में कोई भी व्यवधान प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। एक स्वस्थ घर और स्कूल के वातावरण की कमी, प्रोत्साहन की कमी, अपर्याप्त पोषण और खराब स्वास्थ्य देखभाल कुछ सामान्य कारक हैं जो बच्चों के विकास में देरी का कारण बनते हैं। इन वर्षों के दौरान बच्चे विभिन्न शारीरिक, मोटर, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषा दक्षताओं को प्राप्त करते हैं। इसलिए उन्हें सकारात्मक अनुभवों के साथ उत्तेजन और आकर्षक वातावरण में पढ़ने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ECCE पाठ्यक्रमों के माध्यम से छोटे बच्चों को प्रदान की जाने वाले गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा उन्हें उम्र के अनुकूल ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के सक्षम बनाती है, जो उन्हें औपचारिक स्कूल के माहौल में बेहतर समायोजन में मदद करती है। इस प्रकार बच्चों के एकीकृत, समग्र और शाश्वत तरीके से विकास के लिए ECCE को प्रमुख महत्व देना आवश्यक है। विभिन्न ECCE सेवा प्रदाताओं को सभी बच्चों, विशेष रूप से वंचित बच्चों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण ECCE तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। ECCE के उद्देश्य: ECCE का उद्देश्य सभी बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्वक देखभाल और सीखने के अवसर प्रदान करना है। ECCE का लक्ष्य है यह सुनिश्चित करें कि बच्चे सुरक्षित, संरक्षित, स्वीकृत और सम्मानित महसूस करें। यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को अच्छा और संतुलित पोषण मिले। बच्चों में स्वास्थ्य आदतें, स्वच्छता के तरीके और स्वयं सहायता कौशल विकसित करना। ध्वनि, भाषा के विकास, संचार और अभिव्यक्ति के कौशल को सक्षम करें। बच्चों की क्षमता के अनुसार इष्टतम शारीरिक और मोटर विकास सुनिश्चित करना। आकर्षक, सहभागी और उत्तेजक गतिविधियां प्रदान करके बच्चों की संवेदी और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देना। बच्चों के भावनात्मक भलाई के साथ साथ सामाजिक कौशल और सामाजिक क्षमता के विकास को बढ़ावा देना। बच्चों को स्कूलों में औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ECCE। ECCE के घटक। ECCE एक एकीकृत पाठ्यक्रम है जिसमें विभिन्न घटक शामिल हैं जो मिलकर बच्चों के विकास और भलाई के योगदान करते हैं। आइए इसके प्रमुख घटकों का विस्तार से अध्ययन करें। स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता। इस घटक में माँ और बच्चे दोनों के नियमित स्वास्थ्य प्रदान करना शामिल है। इसमें स्वस्थ पौष्टिक भोजन, गर्भवती माँ का समय पर टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, तनाव मुक्त वातावरण और अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित प्रसव के प्रावधान के संदर्भ में माँ को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल करना शामिल है। इसी तरह सभी बच्चों को एक स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है जिसमें संतुलित और पौष्टिक भोजन, संक्रमण से सुरक्षा, समय पर टीकाकरण और चिकित्सा देखभाल का प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट है देखभाल और संरक्षण। देखभाल करने वालों के लिए आवश्यक है कि वे बच्चों को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करें। यह उचित उत्तेजना, सहायक और गर्म बातचीत के माध्यम से और स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के माध्यम से उनकी जरूरतों को का जवाब देकर किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक उत्तेजना। जीवन के पहले कुछ वर्षों के दौरान विकास के सभी क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि और विकास होता है। आरंभिक उत्तेजना का अर्थ बच्चों को विशेष रूप से उनके जीवन के पहले से 3 वर्षों के दौरान देखने, सुनने, छूने, सूंघने और चखने के माध्यम से उपयुक्त उत्तेजक इनपुट प्रदान करना है। उत्तेजना का लक्ष्य माता पिता या देखभाल करने वालों के साथ सकारात्मक बातचीत और पर्यावरण की खोज के अवसरों को बढ़ाकर बच्चों की क्षमता को बढ़ावा देना है। प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के अवसर प्रदान करना ECCE का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को उम्र और विकासात्मक रूप से उपयुक्त सीखने के अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए। खेल, ठोस अनुभव, अवलोकन, हेरफेर और प्रयोग से मुक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। इससे उन्हें अपने बारे में, दूसरों के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने में मदद मिलती है। शारीरिक कामक विकास। शारीरिक विकास और विकास में ऊंचाई, वजन में वृद्धि और शरीर संरचना के अनुपात में परिवर्तन शामिल है। इसमें हड्डियों का विकास शामिल है। शरीर की पूरी संरचना हड्डियों पर निर्भर करती है, यानी उनके आकार
अनुपात और घनत्व पर भी एक समग्र विन्यास देते हैं और शरीर को देखते हैं। शरीर और गत्यात्मक विकास में स्थूल और सूक्ष्म पेशियों के विकास की प्रक्रिया और आँख हाथ समन्वय भी शामिल होता है। नेक्स्ट है सामाजिक भावनात्मक विकास। सामाजिक विकास सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक मूल्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। भावनात्मक विकास से तात्पर्य बच्चों में भावनाओं और भावनाओं में विकास से है। बच्चे बुनियादी भावनाओं जैसे प्रेम, भय, क्रोध, खुशी आदि के साथ पैदा होते हैं। वे समय के साथ जटिल भावनाओं और भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने और प्रबंधित करने की क्षमता विकसित करते हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास। यह मानसिक या संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास को संदर्भित करता है, जैसे कि सोचना, याद रखने, पहचानने, वर्गीकृत करने, कल्पना करने, तर्क करने और निर्णय लेने की क्षमता। भाषा विकास को ग्रहण करने, समझने और प्रयोग करने की प्रक्रिया है। इसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल शामिल हैं। यह कौशल बच्चों को दूसरे के साथ संवाद करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है पूर्व हस्तक्षेप। विकासात्मक मील के पत्थर प्रत्येक डोमेन में आय विशिष्ट कौशल और दक्षताओं का अधिग्रहण है। समान परिस्थितियों में बच्चों से उनके संबंधित डोमेन में मील के पत्थर हासिल करने की उम्मीद की जाती है, यानी यह उम्मीद की जाती है कि कुछ दक्षताएं विशेष आयु सीमा में दिखाई देंगी। यदि बच्चे विकास के सामान्य पैटर्न से पीछे रह जाते हैं तो उनके विकास में देरी हो सकती है। इसका मतलब है कि बच्चे अपेक्षित समय पर विकासात्मक मील के पत्थर हासिल नहीं कर पाते हैं। वे उसी गति से प्रगति करने में विफल रहते हैं, फिर उस विशेष आयु में उनसे अपेक्षा के अनुरूप मील के पत्थर तक पहुंचते हैं। बच्चों में विकास संबंधी देरी कई कारण हो सकते हैं, जैसे आनुवंशिकता, गर्भावस्था या प्रसव के दौरान जटिलताएं, बीमारियां और जन्म के बाद दुर्घटनाएं। बच्चों को उचित और समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए विकासात्मक देरी के संकेतों का निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक हस्तक्षेप का अर्थ है बच्चों को विकासात्मक और सीखने की जरूरतों पर काम करने के लिए जितनी जल्दी हो सके आवश्यक कार्रवाई करना। इस प्रकार किसी भी विकास संबंधी देरी को प्रभाव को कम करना। इसका अर्थ है बच्चों के जीवन में यथाशीघ्र सही प्रकार के हस्तक्षेप की शुरुआत करना, जब उनका दिमाग नई चीज़ों को सीखने के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील हो। इसलिए बच्चों को नियमित स्वास्थ्य की जांच की जानी चाहिए और स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए। यदि किसी समस्या का निदान या सूचना जल्दी मिल जाती है तो उस पर तुरंत ध्यान दिया जा सकता है। शारीरिक और संवेदी विकार विशेष रूप से बच्चों के विकास में बाधा डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे में संवेदी हानि है तो उस बच्चे का पर्यावरण के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने में कठिनाई हो सकती है। इसका तरंग महात्मा महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और जाकिर हुसैन जैसे महान भारतीय शैक्षिक विचारकों के लेखन ने भी जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चों की देखभाल और शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया है। भारत सरकार ने छोटे बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा को पहुंच और गुणवत्ता में आधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1975 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना शुरू की गई थी। हाल के वर्षों में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं और राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013 के निर्माण में ECC पर ध्यान केंद्रित करने से छोटे बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच के अवसर बढ़ गए हैं। निजी गैर सहायता प्राप्ति ECC केंद्र जैसे कि नर्सरी, किंडरगार्टन और निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी करेक्शन भी देश में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा कई NGO भी ECC कार्यक्रम में आयोजित कर रहे हैं। वैश्विक संदर्भ में ICC वैश्विक मान्यता 1989 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNRC के साथ शुरू हुई, जो बाल अधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य बच्चों के अस्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में उनकी भलाई की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। 1990 में जोंगटिन, थाईलैंड में आयोजित सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि सीखना जन्म से शुरू होता है। प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसे परिवारों और समुदायों की भागीदारी के माध्यम से प्रदान करने की आवश्यकता है। प्रभाव हो सकता है और बच्चे की भाषा और सामाजिक भावनात्मक विकास भी धीमा हो सकता है। अगर किसी बच्चे के बार बार पुकारा जाता है और बच्चा कोई जवाब नहीं देता है तो यह हो सकता है कि बच्चों को सुनने में दिक्कत हो। इसी प्रकार यदि कोई बच्चा एक निश्चित आयु के बाद भी नहीं बोलता तो उसे आयु के अनुसार बोलने का कौशल प्राप्त करने के लिए सहारे की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार समय पर पहचाने बच्चों को शुरुआती हस्तक्षेप प्रदान करने में मदद करती है। यदि किसी बच्चे के विकास संबंधी देरी को समय पर संबोधित नहीं किया जाता है तो यह अस्थायी देरी अस्थायी हो सकती है। बाद के चरण में दिया गया कोई भी हस्तक्षेप पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमारे देश में बड़ी संख्या में बच्चे जीवन के आरंभिक वर्षों में खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, घरेलू वातावरण में निम्न स्तर की उत्तेजना सहित कई जोखिम कारकों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। इसलिए शुरुआती विकासात्मक अंतरालों का पता लगाना और इसके लिए सुधारात्मक इनपुट प्रदान करना और भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संदर्भ में ECC भारत में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के शुरुआती अग्रदूतों में गिजुभाई बधेका, ताराभाई मोदक, मारिया मोंटेसरी शामिल है। गिजुभाई बधेका का मानना था कि बच्चों में समुचित विकास के लिए अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 1920 में भावनगर, गुजरात में एक पूर्व स्कूली
बाल मंदिर दिशा की स्थापना की। ताराबाई मोदक ने भारत में इस पूर्व स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1926 में उन्होंने तत्कालिक बॉम्बे अब मुंबई में नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की। यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों ने गतिविधियों और वास्तविक जीवन के अनुभव को माध्यम से सीखा। मारिया मोंटेसरी द्वारा स्थापित मोंटेसरी पद्धति पूर्व स्कूली शिक्षा के लिए एक दृष्टिकोण है। पूरे विश्व में छोटे बच्चों के जीवन भर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। इसका उद्देश्य अच्छी तरह से तैयार वातावरण में बच्चों के प्राकृतिक विकास का समर्थन करना है। ढाका में विश्व शिक्षा मंच का आयोजन। अप्रैल 2000 में सेनेगल ने भी इसी सीख के महत्व को दोहराया। इसने फिर से पुष्टि की कि शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है और सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी के लिए EFA लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित उद्देश्य है। हाल ही में कोरिया गणराज्य और इंचियोन में 2015 में आयोजित विश्व शिक्षा मंच ने 2030 तक विकास के मुख्य चालक के रूप में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए सतत विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, योग्यता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। CB छात्रों की तत्परता का आकलन स्पष्ट प्रदर्शन के परिणामों से होता है जो सीधे छात्र क्षमता से संबंधित और छात्र की योग्यता मापते हैं। योग्यता आधारित प्रारूप का उपयोग छात्रों को उन कौशलों को विकसित करने में मदद करने के लिए बनाए गए पाठ्यक्रम बनाने के लिए, निकट और दूर के भविष्य के काम के लिए तैयार करने के लिए किया जाता है। और इस पाठ्यक्रम में उनकी सफलता का आकलन करने के लिए किया जाता है कि वे अपनी क्षमता का आकलन करने के लिए कैसे मूल्यांकन करते हैं। योग्यताएं जो शिक्षण और सीखने को प्रभावित करती हैं। दक्षताओं के ये 4 वर्ग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। इन दक्षताओं का उपयोग प्रभावी शिक्षक विकास के निर्माण के लिए उपलब्ध कई विशिष्ट कौशल और ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है। पहला है निर्देशात्मक वितरण, दूसरा कक्षा प्रबंधन, तीसरा रचनात्मक आकलन, चौथा है व्यक्तिगत दक्षता सॉफ्ट स्किल। नियंत्रण, आत्म प्रभावकारिता और सकारात्मक प्रत्याशा जैसे कौशल शिक्षक की व्यक्तिगत दक्षता हैं जो प्रभावी शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत दक्षता सॉफ्ट स्किल एक प्रेरक शिक्षक छात्रों को सीखने में उनकी रुचि की गहराई से प्रभावित कर सकता है। आमतौर पर बेहतरीन शिक्षक उन विषयों के लिए उत्साह प्रदर्शित करते हैं जो वे पढ़ाते हैं। केवल उत्तेजना पैदा करने से ज़्यादा वे छात्रों को उनके सामने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। शिक्षण की तकनीक दक्षताओं में श्रेष्ठ शिक्षक प्रवीण है। निर्देशात्मक वितरण, प्रारंभिक मूल्यांकन और कक्षा प्रबंधन समान रूप से महत्वपूर्ण है। वे सामाजिक कौशल के एक बहुत स्तरीय सेट में धारा प्रवाह हैं जो छात्रों को पहचानते हैं और उनका जवाब देते हैं जो अधिक से अधिक सीखने की ओर जाता है। इन कौशल को स्पष्ट व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जो शिक्षक कक्षाओं में उपयोग के लिए मास्टर कर सकते हैं। अपरिहार्य नरम कौशल में शामिल है उच्च प्राप्त करने के योग्य अपेक्षाओं, सकारात्मक प्रत्याशा की स्थापना, अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरों की बात सुनना, उपन्यास स्थितियों नियंत्रण का नियंत्रण के लिए लचीला और सक्षम होने के नाते सहानुभूति दिखा रहा है। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होना, किसी विशेष प्रशिक्षण कार्य से संबंधित विशिष्ट कार्यों को प्रभावी ढंग से सुव्यवस्थित करने और प्रदर्शन करने के लिए आत्मविश्वास, शिक्षण कौशल के साथ उच्च क्रम की सोच को एम्बेड करना और प्रोत्साहित करना, छात्रों के लिए सकारात्मक संबंध होना। नेक्स्ट है एक शिक्षक की कुछ व्यवहारिक दक्षताएं इस प्रकार है। पहला है प्लानिंग, नियोजन। यह सुनिश्चित करता है कि कक्षा में छात्रों का समय सार्थक हो। उनके शिक्षक के रूप में वह सभी गतिविधियों को विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों से जोड़ता है और दैनिक पाठों को सभी दीर्घकालिक इकाइयों से जोड़ता है। दूसरा है संप्रेषण योग्यता। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को संगठन के अंदर और बाहर के व्यक्तियों के लिए लिखित और मौखिक रूपों से विचारों को स्पष्ट और प्रभावित ढंग से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। छात्रों के साथ अच्छी तरह से अंतःक्रिया करना, समस्या समाधान, निर्णय, उत्पादकता, जिम्मेदारी होना। योग्यता आधारित पाठ्यक्रम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। एक योग्यता आधारित पाठ्यक्रम की व्याख्या एक पाठ्यक्रम अवधारणा के रूप में की जा सकती है जो कुछ प्रदर्शन मानकों के साथ कार्य करने की क्षमता के विकास पर जोर देती है ताकि छात्रों द्वारा विशेष योग्यता के सेट के रूप में परिणाम महसूस किया जा सके। CBC को छात्रों के ज्ञान, समझ, मूल्यों, क्षमताओं, दृष्टिकोण और हितों को विकास करने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि वे पूरी जिम्मेदारी के साथ कौशल, सटीकता और सफलता के रूप में कुछ कर सकें। CBC कौशल और अपेक्षित प्रभावों के रूप में कुछ करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मकता के लिए उन्मुख है जो छात्रों को सार्थक सीखने के अनुभवों की एक श्रृंखला के माध्यम से उत्पन्न होती है और विविधता जो हो सकती है। CBC का विकास का ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के रूप में कुछ दक्षताओं पर केंद्रित है जो छात्रों को उनके द्वारा सीखी गई अवधारणा की समझ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस पाठ्यक्रम के आवेदन से शिक्षकों को सीखने के परिणामों का आकलन करने की अनुमति मिलती है जो कि वो जो सीखते हैं उसमें महारत और समझ को दर्शाते हैं। योग्यता आधारित पाठ्यक्रम प्रारूप में निर्णय, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं जो पेशे में सक्षम होने के लिए आवश्यक होते हैं। CBE शिक्षण की प्रक्रिया के बजाय अधिगम के परिणामों पर केंद्रित है, ज्ञान के अतिरिक्त क्षमताओं के प्रदर्शन पर जोर देता है, समय आधारित प्रशिक्षण पर जोर देता है
और अधिक से अधिक केंद्रित करने के लिए प्रयास करता है। योग्यता आधारित पाठ्यक्रम प्रारूप की प्रक्रिया आमतौर पर इसी तरह प्रक्रिया का अनुसरण करती है। दक्षताओं का विकास या पहचान, विषयों में दक्षताओं का आयोजन, पाठ्यक्रमों में विषयों का आयोजन, पाठ्यक्रम में कार्यप्रणाली का आयोजन, पाठ्यक्रम की समीक्षा मूल्यांकन, कार्यक्रम निरंतर का मूल्यांकन। नेक्स्ट है द कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, योग्यता आधारित मॉडल। शिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों का उत्पादन करते हैं जो विद्यार्थियों और छात्रों की पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं। शिक्षक जो अपने जीवन और कार्य के दौरान स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में अर्जित ज्ञान और कौशल को बदलते हैं। यह एक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें शिक्षकों ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार और कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन की गई नीतियाँ, प्रक्रियाएं और प्रावधान हैं जो शिक्षक को कक्षा, स्कूल और व्यापक समुदाय को प्रभावी ढंग से कार्य करने की आवश्यकता होती है। खोज, इसमें पहचान और क्या काम करता है की सराहना शामिल है। स्वप्न, इसमें कल्पना करना शामिल है कि क्या हो सकता है। डिज़ाइन, इसमें विकासशील प्रणाली में संरचनाएं शामिल है जो सबसे अच्छा था और जो हो सकता है। नेक्स्ट है सुपुर्दगी, इसमें प्रस्तावित डिजाइन को लागू करना या वितरित करना शामिल है। एक सक्षमता मॉडल मानव संसाधन विभाग द्वारा विकसित एक दिशा निर्देश है जो विशिष्ट कौशल, ज्ञान और व्यवहार संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है जो एक कर्मचारी को सफलतापूर्वक अपना काम करने में सक्षम बनाता है। शिक्षा के योग्यता आधारित मॉडल के साथ 4D मॉडल, 4D मॉडल, खोज, डिजाइन और सुपुर्दगी सबसे अच्छी तरह मेल खाते हैं। यह छात्र शिक्षक को खोज करके निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। किसी की क्षमताओं को साबित करने, तलाशने और खोजने के परिवेश बनाने में 4D की मदद ली जा सकती है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योग्यता आधारित उपागम की सीमाएं। छात्रों को दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए शिक्षक का सामग्री ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक कुशल नहीं है तो उपागम कार्य नहीं कर सकता। छात्रों को दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए शिक्षक का सामग्री ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक कुशल नहीं है तो उपागम कार्य नहीं कर सकता है। चूंकि अधिगम की गति छात्र से छात्र में भिन्न होती है, इसलिए शिक्षक की ओर से छात्रों को निर्धारित समय के भीतर दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करना बहुत कठिन होता है। क्रम प्राप्त करने वाले बच्चों को उपचारात्मक उपचार प्रदान करने के लिए सभी शिक्षक समान रूप से सक्षम नहीं हैं। महारत के स्तर पर दक्षताओं को प्राप्त करना छात्रों के लिए और विशेष रूप से पहली पीढ़ी के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। चूंकि दक्षताओं को विस्तृत उप दक्षताओं में विभाजित किया गया है, इसलिए यह देखा गया है कि सभी विवरणों का मूल्यांकन में स्थान नहीं मिलता है। दक्षताओं, उप दक्षताओं को विशिष्ट सूची के लिए गतिविधियों और परीक्षण वस्तुओं का निर्माण करना हमेशा व्यवहारिक नहीं हो सकता। कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस। योग्यताओं में निम्नलिखित कौशल शामिल हैं जैसे ज्ञान, समझ और आत्मनिर्भरता, पारस्परिक कौशल, समस्या समाधान कौशल, व्यवहारिक गुण, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। सॉफ्ट स्किल में शामिल है आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, सार्वजनिक बोलना, पेशेवर लेखन, सामूहिक कार्य, डिजिटल साक्षरता, नेतृत्व, पेशेवर अभिक्षमता, कार्य नैतिकता, करियर प्रबंधन और सांस्कृतिक प्रवाह। क्षेत्रकार वास्तविक प्राकृतिक वातावरण में किसी चीज के बारे में जानकारी एकत्र करना है। जीवन कौशल योग्यताओं निम्नलिखित शामिल हैं। सूचित निर्णय लेना, समस्याओं को हल करना, गंभीर और रचनात्मक रूप से सोचना, प्रभावी ढंग से संवाद करना, स्वस्थ संबंध बनाना, दूसरों के साथ सहानुभूति रखना और स्वस्थ जीवन का सामना करना और अपने जीवन का प्रबंधन करना। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपीरियंटल लर्निंग, अनुभवात्मक शिक्षा। यह एक संलग्न सीखने की प्रक्रिया है। इसे करके सीखो के रूप में भी जाना जाता है। यह रट कर सीखने से अलग है। यहाँ शिक्षार्थी की भूमिका प्रकृति में सक्रिय है। अनुभवात्मक शिक्षा के कुछ प्रसिद्ध समर्थक जॉन डेवी कार्ड-लेविन और जीन पियाजेट हैं। यह सीखने को एक अनुभव बनाता है और कक्षा की चारदीवारी से आगे जाता है और सीखने के अधिक समृद्ध तरीके को लाने के लिए आगे बढ़ता है। यह रचनात्मकता के लिए जगह प्रदान करता है। यह आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करता है। यह कठिन या अमूर्त अवधारणाओं को समझना आसान बनाता है। यह वयस्क जीवन या भविष्य के लिए तैयार करता है। उदाहरण के लिए छात्र परिषद के चुनाव के लिए विद्यालय में चुनाव कराना। नेक्स्ट है अनुभवात्मक अधिगम। जैसा कि अनुभवात्मक अधिगम बताता है कि अनुभव द्वारा अधिगम में उपयोग की जाने वाली रणनीति है। अनुभव को संसाधित करने की विधि अधिगम के लिए मुख्य मानी जाती है। यह रणनीति वास्तविक जीवन स्थितियों के लिए अधिगम को जोड़ने वाले क्षेत्रकार की अनुमति देती है। यहाँ आप नए विचारों और धारणाओं को समझने के लिए अमूर्त अनुभवों का उपयोग कर सकते हैं और नई अवधारणा को मान्य करने के लिए प्रतिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभव से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के लिए अधिगम की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इस प्रकार व्यक्ति ज्ञान के बारे में पहले से ही खोज और प्रयोग करता है, बजाय सुनने या दूसरे के अनुभव के पढ़ने के। प्रयोगात्मक शिक्षा पूरी तरह से व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव की अर्थ निर्माण प्रक्रिया पर आधारित होती है। अनुभवात्मक अधिगम एक अत्यधिक प्रभावी शैक्षिक विधि हो सकती है। वह व्यक्ति की आवश्यकताओं और इच्छाओं को संबोधित करके अधिक व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षार्थी को संलग्न करता है। अनुभवात्मक अधिगम के लिए आत्म पहल और आत्म मूल्यांकन जैसे गुणों की आवश्यकता होती है।
अनुभवात्मक अधिगम की प्रक्रिया से व्यक्ति को नए कौशल, नए दृष्टिकोण या सोचने के नए तरीके सीखने की अनुमति मिलती है। अनुभवपरक अध्ययन प्रतिभागियों को एक गतिविधि में संलिप्त करता है और उन्हें समीक्षात्मक रूप से गतिविधि पर परावर्तित होने और उपयोगी ज्ञान और अध्ययन करवाने में सहायता करता है। अधिगम जो अनुभवात्मक रूप से विकसित होता है वह शिक्षार्थी द्वारा स्वामित्व में होता है और व्यवहार परिवर्तन का एक प्रभावी और अभिन्न अंग बन जाता है। कौशल विकास प्रायोगिक शिक्षण के माध्यम से होता है। अनुभवात्मक अधिगम चक्र में 5 अनुक्रमिक चरण या चरण शामिल है। चरण इस प्रकार है: अनुभव करना। यह चक्र का प्रारंभिक चरण है। लगभग कोई भी गतिविधि जिसमें स्व-मूल्यांकन या पारस्परिक बातचीत शामिल है का उपयोग अनुभवात्मक अधिगम के कार्य भाग के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रकाशन। प्रतिभागियों को किसी गतिविधि का अनुभव होने के बाद वे उस अनुभव के दौरान क्या महसूस करते हैं और कैसे महसूस करते हैं, इसे साझा करने या प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट है प्रसंस्करण। यह अनुभवात्मक अधिगम चक्र में महत्वपूर्ण कदम है। समूह गतिकी चरण के रूप में संदर्भित इस कदम में समूह के सदस्यों द्वारा साझा अनुभवों की एक व्यवस्थित परीक्षा शामिल है। नेक्स्ट है सामान्यीकरण। इस चरण में समूह के सदस्य अपने व्यक्तिगत कार्य जीवन में स्थितियों के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं जो समूह में उनके अनुभव के समान है। नेक्स्ट है कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल। कोल्ब के अधिगम तरीके। अधिगम शैलियों के विभिन्न मॉडल। एक सबसे स्वीकृत मॉडल डेविड कोल्ब का है जो अनुभवात्मक अधिगम पर आधारित है। डेविड कोल्ब के अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार के अधिगम तरीके हैं जो दो गहन अनुभूति के 2 उपभागों पर आधारित हैं। यह मूर्त अनुभव और अमूर्त उदाहरणात्मक। इसके अतिरिक्त परिवर्तनीय अनुभव पर आधारित 2 उपागम हैं: चिंतनात्मक अवलोकन और सक्रिय प्रयोग। ये 4 अधिगम इस प्रकार हैं। पहला है अपसारी, महसूस करना और देखना। अपसारी पद्धति वाले शिक्षार्थी संवेदनशील होते हैं और वस्तुओं को विभिन्न अपसारी परिदृश्य से देखने में सक्षम होते हैं। वे किसी कार्य को करने के बजाय देखना पसंद करते हैं और उनमें किसी जानकारी को एकत्रित करने के लिए और समस्याओं को हल करने के लिए कल्पना का उपयोग करने की प्रवृत्ति होती है। वे खुले मन के साथ सुनकर समूह में कार्य करना पसंद करते हैं और व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करते हैं, इसलिए यह सबसे संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है। दूसरा है समाविष्टक देखना और सोचना। एक समाविष्टक अधिगम पद्धति वाले शिक्षार्थियों व्यक्तियों पर कम केंद्रित होते हैं और विचारों और मूर्त संकल्पनाओं में अधिक रुचि रखते हैं। वे वास्तविक मान पर आधारित दृष्टिकोण की तुलना में तार्किक रूप से ध्वनि सिद्धांतों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। वे पढ़ना, व्याख्यान, विश्लेषणात्मक मॉडल की खोज और चीज़ों के माध्यम से सोचने के लिए समय देना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है अभिसारी करना और सोचना। अभिसारी सीखने की शैली वाले शिक्षार्थी समस्याओं को हल कर सकते हैं और व्यवहारिक मुद्दों के समाधान खोजने के लिए अपने सीखने का उपयोग करेंगे। वे तकनीक कार्यों को पसंद करते हैं और लोगों को पारस्परिक पहलुओं को से कम चिंतित होते हैं। वे प्रश्नों को हल कर सकते हैं और प्रश्नों और समस्याओं का समाधान पाकर निर्णय ले सकते हैं। वे नए विचारों के साथ प्रयोग करना, अनुकरण करना और व्यवहारिक अनुप्रयोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है समंजक करना और महसूस करना। समंजक अधिगम पद्धति प्रायोगिक पद्धति होती है और तर्क के बजाय अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। ये शिक्षार्थी अन्य व्यक्तियों के विश्लेषण का उपयोग करते हैं और व्यवहारिक अनुभवात्मक दृष्टिकोण लेना पसंद करते हैं। वे नई चुनौतियों और अनुभवों और योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आकर्षित होते हैं। वे कार्यों को पूरा करने के लिए समूहों में काम करना पसंद करते हैं। वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और सक्रिय रूप से एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयास करते हैं। अधिगम पद्धति अधिगम की परिस्थितियों, अनुभव और प्रेरणा से प्रभावित होती है और इसे शिक्षार्थी की व्यक्तित्व और संज्ञानात्मक व्यवहार के बीच संबंध के रूप में माना जा सकता है। नेक्स्ट है निर्देशात्मक योजनाएं। वर्ष योजना, इकाई पाठ योजना। योजना कुछ विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्रियात्मक चरणों का एक क्रम तैयार करना है। यदि आप इसे प्रभावी ढंग से करते हैं तो आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास को कम कर सकते हैं। अनुशासनात्मक शब्दों में योजना को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। एक योजना एक मानचित्र की तरह है। किसी योजना का पालन करते समय आप हमेशा देख सकते हैं कि आपने अपने लक्ष्य के प्रति कितनी प्रगति की है और आप अपने गंतव्य से कितनी दूर हैं। यह जानना कि आप कहाँ हैं, कहाँ जाना है, आगे क्या करना है, इस पर अच्छे निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। ईयर योजना, वर्ष योजना, यह पूरे पाठ्यक्रम की कई इकाइयों की रूपरेखा है और पाठ्यक्रम को साकार करने के लिए आवश्यक समय भी है। पाठ्यक्रम को कई इकाइयों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक इकाई को समय के अनुसार बांटा जाता है, जिसमें शिक्षण, संशोधन और मूल्यांकन भी शामिल होते हैं। यह पाठ्यक्रम का क्रियात्मक कार्यक्रम है। वर्ष की शुरुआत में आपका पहला कार्य पूरे वर्ष के लिए योजना बनाना है ताकि एक विषय में सम्मिलित की जाने वाली इकाइयों और पूरे वर्ष में प्रत्येक इकाइयों के लिए उपलब्ध अवधियों की संख्या पर विचार किया जा सके। आपको शिक्षण, अधिगम, संशोधन और परीक्षण के लिए विषय वस्तु और योजना का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। आपको प्रत्येक इकाई के लिए समय आवंटित करने पर छुट्टियों और अवकाशों पर भी विचार करना होगा। एक शैक्षणिक वर्ष में माह में बार बार पढ़ाए जाने वाले पाठों का ध्यान में रखते हुए तैयार की गई योजना को वर्ष योजना कहा जाता है।
क्योंकि यह एक व्यवस्थित वार्षिक शिक्षण योजना है जो शिक्षकों को निम्न कार्यों में मदद करती है। विभिन्न पाठों के बीच उचित संबंध स्थापित करने में, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र को प्रभावी ढंग से शामिल करने में, अधिगम के उद्देश्यों को रेखांकित करना और यथार्थवादी समय रेखा बनाने में, संपूर्ण वर्ष एक मानक शिक्षक स्वरूप बनाए रखने में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक नियमित और व्यवस्थित बनाने में। नेक्स्ट है यूनिट प्लान, इकाई योजना। इकाई उप इकाइयों के निर्धारण करने के बाद कार्य के कार्यक्रम की रूपरेखा है। यह एक विस्तृत योजना है जिसमें इच्छित अधिगम परिणाम, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों और गतिविधियों का विवरण और अधिगम के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल हैं। इकाई योजना तैयार करते समय इकाई और उसकी उप इकाइयों का विस्तृत विश्लेषण आवश्यक है। इकाई योजना में दो प्रमुख प्रक्रियाएं अर्थात अनुक्रमण और चयन शामिल है। इकाई योजना का मुख्य ध्यान बच्चों की ओर से प्रभावी अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। शिक्षण अधिगम अनुक्रम में दी गई दक्षताओं विषय वस्तु के ओर से प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करना होना चाहिए। शिक्षण अधिगम अनुक्रम में दी गई दक्षताओं विषय वस्तु के समूह को व्यवस्थित करने के बाद दक्षताओं विषय वस्तु के सार्थक खंडों की पहचान के आधार पर एक इकाई का निर्माण किया जा सकता है, जिसे शिक्षण अधिगम के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। इकाई योजनाओं की विशेषताएं। यह शिक्षकों को शिक्षण अधिगम के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण रखने में मदद करती है, जो उनकी व्यवस्था में उपलब्ध समय और संसाधनों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। यह पाठ्यक्रम विषय वस्तु की एक व्यवस्थित, अनुक्रमिक और श्रेणीबद्ध व्यवस्था को निर्मित करने में मदद करती है, जो शिक्षण गतिविधियों को सर्वोत्तम संभव तरीके से विकसित करने की अंतर्दृष्टि दे सकता है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। यह संदर्भ के तहत पाठ्यक्रम विषय वस्तु या योग्यता के विभिन्न पहलुओं पर संतुलित जोर देने में मदद करती है। यह पाठ्य विषय वस्तु को कक्षा में व्यवहार की जाने वाली दक्षताओं के साथ साथ संबंधित करने का अवसर प्रदान करती है। यह शिक्षण अधिगम की एक वैकल्पिक विधियों के बारे में सोचने और व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुकूल होने में मदद करती है। यह बच्चों के इकाई वार मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण के आयोजन और आवश्यकताओं के अनुसार संवर्धन मापनों को शुरू करने में मदद कर सकती है। मॉरिसन की इकाई दृष्टिकोण इकाई लेनदेन और योजना पर आधारित है। प्रोफेसर H.C. मॉरिसन, शिकागो विश्वविद्यालय ने अपने शिक्षण मॉडल पर 5 चरणों का वर्णन किया है। मॉरिसस की शिक्षण की योजना चक्रीय है। पहला है अन्वेषण। इस चरण में शिक्षक छात्रों को प्रवेश स्तर के व्यवहार पूर्व ज्ञान की जानने की कोशिश करता है। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। इस विषय वस्तु का अवलोकन दिया जाता है और छात्रों के साथ संपूर्ण इकाई की संरचना पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट है आत्मसातकरण। इस चरण में छात्र विषय वस्तु का गहन अध्ययन करते हैं और प्रस्तुत सामग्री को अपने आंतरिक स्व से संबंधित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है व्यवस्था। छात्र शिक्षक की सहायता के बिना अर्जित ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अनुवाचन। यह चरण छात्रों द्वारा उस विषय की मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित है जो उनके द्वारा सीखी गई है। वे संपूर्ण विषय वस्तु पर दोबारा चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है पाठ योजना। एक पाठ योजना एक विशेष अवधि के लिए होती है और आपके विद्यालय के कार्यक्रम के अनुसार 30 से 40 मिनट की हो सकती है। यह एक बहुत ही विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें इच्छित अधिगम परिणाम, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों और गतिविधियों का विवरण और अधिगम के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल है। एक पाठ योजना एक पूर्व निर्धारित योजना होती है जो एक शिक्षक के अनुसार नई विधियों और शिक्षण विज्ञापनों के माध्यम से एक निश्चित तरीके से छात्रों के सामने उपस्थित होती है। पाठ योजना शिक्षण कार्य के उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का एक साधन है। पाठ योजना शिक्षक के कार्य का एक अनिवार्य भाग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अपने मूल्य और लाभ हैं। एक अच्छी पाठ योजना की विशेषताएं हैं। एक अच्छी पाठ योजना निम्नलिखित रूप में होती है। इसे मौखिक रूप में नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके कारण योजना के व्यवहार में लाने पर कई महत्वपूर्ण बिंदु खो जाते हैं। योजना में सभी चरण क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए। भाषा को सीधे पाठ के उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत विधिपूर्वक और संबंधित होना चाहिए। विद्यार्थियों के अनुरूप विषय वस्तु और शिक्षण सहायक सामग्री का चयन अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। योजना के अंत में विषय वस्तु के आवश्यक तत्वों को लिखा जाना चाहिए। अच्छी पाठ योजना के लिए आवश्यक है कि पाठ इकाई की निर्दिष्ट समय के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। एक अच्छी पाठ योजना लचीली और नमनीय होनी चाहिए। पाठ योजना निम्नलिखित तरीकों से शिक्षक की मदद करती है। यह शिक्षण को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाती है। यह शिक्षकों को एक पाठ पढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री और उसके उचित अनुक्रमण की पहचान करने में मदद करती है। यह शिक्षकों को बच्चों के सीखने की कठिनाइयों का पूर्वाभास करने और उन्हें हल करने में मदद करती है। यह शिक्षकों को उपलब्ध समय का सही उपयोग करने में सक्षम बनाती है। यह बच्चों की सीखने की ज़रूरतों और क्षमताओं के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करती है। यह शिक्षकों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करती है। यह शिक्षण के दौरान शिक्षकों को आत्मविश्वास देती है। एक पाठ योजना विभिन्न तरीकों से बनाई जाती है, इसलिए कई विधियाँ विकसित की गई हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि हर्बर्टियन विधि है। पहला तैयारी। यह नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को पिछले ज्ञान को सक्रिय करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। दूसरा है प्रस्तुति। यह एक गुणवत्ता के अनुभव के लिए ठोस वस्तुओं का उपयोग करके अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित करता है। नेक्स्ट है मेल। यह नए ज्ञान की तुलना करने के लिए पिछले ज्ञान के साथ नए ज्ञान की तुलना करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
ताकि नए को आत्मसात किया जा सके। नेक्स्ट है सामान्यीकरण। यह शिक्षक द्वारा प्रस्तुत शिक्षण सामग्री की तुलना करके सामान्य विचारों या आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचने को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है आवेदन। यह बेहतर समझ और सार्थक सीखने के लिए वास्तविक जीवन में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग करने के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, शिक्षण सामग्री और संसाधन। निर्देशात्मक सामग्री पूरक सामग्रियां हैं जो शिक्षक को उसकी प्रस्तुति को ठोस, प्रभावी, दिलचस्प, सार्थक और प्रेरणादायक बनाने में मदद करती है। किसी भी शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षण सामग्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि वे अधिगमकर्ताओं को संवेदी अनुभव प्रदान करते हैं। शिक्षण सामग्री का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम के अभिन्यास के साथ प्रदान करना है। निर्देशात्मक सामग्री शिक्षकों को भाषा इनपुट प्रदान करने में सहायक के रूप में कार्य करती हैं, जो वे कक्षा में उपयोग कर सकते हैं अपने अधिगमकर्ताओं को भाषा को उजागर करने के लिए। शिक्षण सामग्री का महत्व। शिक्षक को अभ्यास और गतिविधियों की आपूर्ति भी करती है ताकि वे अपने छात्रों को उस अभ्यास सामग्री में संलिप्त कर सकें जो उन्हें भाषा सीखने के लिए प्रेरित करेगी। ये शिक्षण के लिए सामग्री प्रदान करने की जिम्मेदारी लेते हैं जो विशिष्ट स्तर के लिए निर्धारित शिक्षण के पाठ्यक्रम या उद्देश्यों को महसूस करेगा। यह इंगित करने के लिए हैं कि भाषा सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध में कैसे काम करती है और संचार के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि यह इनपुट सामग्री प्रामाणिक हो और दुनिया भर के लिए सत्य हो। सामग्री अध्यापकों पर विविध स्रोतों से शिक्षण सामग्री एकत्र करने के लिए बोझ को कम करती है। यह विशेष स्तर के लिए समेकित डाटा प्रदान करते हैं। डाटा का उपयोग शिक्षक द्वारा कक्षा में किया जा सकता है। सामग्री कक्षा की गतिविधियों का संचालन करने के लिए शिक्षक को विशिष्ट निर्देश और सुझाव प्रदान करनी पड़ती है। यह शिक्षकों को एक व्यवस्थित तरीके से शिक्षण इकाइयाँ लेने में भी मदद करता है और उपयुक्त अभ्यास तैयार करने की उनकी मदद करता है। नेक्स्ट है परिचय। शिक्षण और सीखना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कुछ का उपयोग करता है। शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिस सामग्री और सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है उसे शिक्षण सहायक सामग्री और निर्देशात्मक सामग्री कहा जाता है। भाषा शिक्षण एक राज्य प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है। हम अंग्रेजी पढ़ाने और सामान्य विशिष्ट उद्देश्यों को जानते हैं। शिक्षक द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार शिक्षक को शिक्षण सामग्री और निर्देशात्मक का चयन करना चाहिए ताकि पढ़ने समझने का कौशल विकसित हो सके। छात्रों में लेखन और बोलने के कौशल का कुशलतापूर्वक विकास किया जाना चाहिए। टीचिंग एड्स। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री। शिक्षण और निर्देशात्मक सामग्री के प्रकार। पहला ऑडियो एड्स, श्रव्य सामग्री, ऑडियो कैसेट प्लेयर, रेडियो। दूसरा है दृश्य सामग्री, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, फ्लालैन बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड, चार्ट, मानचित्र, चित्र, स्थिर और कामकाजी मॉडल, फिल्म पट्टी, स्लाइड प्रोजेक्टर, OHP, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, विश्वकोश। तीसरा है ऑडियो विजुअल एड्स, वीडियो कैसेट प्लेयर, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, टेलीविज़न, फिल्म प्रोजेक्टर। चौथा है भाषा प्रयोगशाला। पांचवा है कंप्यूटर सहायक अधिगम श्रव्य सामग्री। टेप रिकॉर्डर या ऑडियो कैसेट प्लेयर शिक्षक द्वारा शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है जो शिक्षण को बहुत वैज्ञानिक और प्रभावी बनाता है। पहला है श्रव्य दृश्य सामग्री। ऐसा माना जाता है कि श्रव्य दृश्य साधन उच्चतम स्तर पर रुचि और प्रेरणा पैदा कर सकते हैं क्योंकि इस शिक्षण सहायता के माध्यम से शिक्षार्थियों की आंखें और कान दोनों सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए भाषा के शिक्षण में उनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पहला है वीडियो कैसेट प्लेयर। ये तो एग्जाम्पल है, आप सब देख सकते हैं बहुत आसानी से ही। वीडियो कैसेट प्लेयर होता है, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर होता है, टेलीविज़न होता है। उसके बाद भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला के लाभ। भाषा प्रयोगशाला शिक्षार्थियों में नई भाषा के लिए उत्साह और प्रेरणा को बढ़ावा देती है। भाषा प्रयोगशाला एक संवादात्मक वातावरण बनाने में मदद करती है। यह सभी को सीखने का समान अवसर प्रदान करता है। यह प्रामाणिक और मानक उच्चारण सुनने का अवसर देता है। यह खुद की आवाज़ को रिकॉर्ड करने और सुनने में भी मदद करता है जो कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मददगार है। यह गलत संचार और प्रसारण हानि के दायरे को सीमित करता है। कंप्यूटर की सहायता से सीखना। कंप्यूटर की सहायता से सीखने CL को किसी भी सीखने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कंप्यूटर द्वारा मध्यस्थता की जाती है और जिसे चलाने के लिए उपयोगकर्ता और मानव प्रशिक्षक के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं होता है। इसके बजाय CL उपयोगकर्ता को एक इंटरफेस प्रस्तुत करता है जो उपयोगकर्ता को एक पाठ योजना का पालन करने की अनुमति देता है या रुचि की विशेष जानकारी के लिए स्वनिर्देशित पहुंच को अनुमति दे सकता है। CL को ज्ञान प्रतिधारणा और उपलब्धि स्कोर में सुधार करने, नैदानिक निर्णय कौशल बढ़ाने और आवश्यक निर्देश समय कम करने का दावा किया है। अन्य पारंपरिक शिक्षा तकनीकों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन। नर्सिंग शिक्षा में CL का उपयोग के लाभों को प्रौढ़ शिक्षा सिद्धांत और पाठ्यक्रम डिजाइन के साथ साथ स्वयं नर्सों की विशेष सीखने की जरूरतों पर विचार करके स्पष्ट किया जा सकता है। CAL डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक ढांचे में अनुसंधान और विकास ने CAL संसाधनों को लाभकारी पहलुओं की पहचान करने की अनुमति है। हालांकि वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर की लागत कुछ संसाधनों के लिए निषेधात्मक हो सकती है, लेकिन शिक्षकों के लिए अपेक्षाकृत सरलता से अपने स्वयं के CAL पैकेज बनाने की संभावनाएं मौजूद हैं।
शिक्षण अधिगम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ICT, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे प्राय ICT के रूप में भी संक्षिप्त किया जाता है, शिक्षा के उस तरीकों को संदर्भित करता है जो सीखने का समर्थन और बढ़ाने के लिए स्मार्ट तकनीक का उपयोग करता है। विकासशील देशों में ICT बच्चों के लिए शैक्षिक अनुभव बढ़ाने की क्षमता है। ऑनलाइन संसाधनों, ई-लर्निंग, दूरस्थ पाठ्यक्रम आदि के लिए आसान पहुंच, विशेष रूप से सुसज्जित कक्षाओं और सबसे अधिक प्रासंगिक शैक्षिक कार्यक्रम, सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों की एक श्रृंखला, जैसे कि ठीक से डिजाइन किया गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। IT में इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग और अन्य मीडिया अनुप्रयोगों और सेवाओं सहित सभी संचार प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। ICT भी शिक्षा का वह तरीका है जो सूचना के वितरण का समर्थन, संवर्धन और अनुकूल करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। दुनिया भर में किए गए शोध से पता चला है कि ICT से छात्र अधिगम और बेहतर शिक्षण विधियों में सुधार हो सकता है। ICT एकीकरण का कौशल का परिचय, सुदृढ़ीकरण, पूरक और विस्तार करने के लिए ICT के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। ई-लर्निंग को शिक्षण और अधिगम में नेटवर्क, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इंटरनेट या इंटरनेट होने वाला नेटवर्क शैक्षिक संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और इसकी पहुंच और उपयोगशीलता ई-लर्निंग में होने वाली परस्पर क्रिया और शिक्षण के प्रकार तय करती है। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षा में ICT का उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियों के लिए है। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए है। नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण परिणामों का मूल्यांकन और अनुकूलन करने के लिए है। अधिगम परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन विधि गतिविधियां हैं। शिक्षार्थियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, छात्रों में तर्क और सोचने की क्षमता का विकास, शिक्षण सामग्री का विकास। ICT फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग शिक्षण, नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, तर्क और सोच का विकास, शिक्षण सामग्री विकास, मूल्यांकन, शिक्षार्थी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा का वह तरीका है जो सूचना के वितरण का समर्थन, संवर्धन और अनुकूलन करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। दुनिया भर में किए गए शोध में यह पता चला है कि ICT से छात्र सीखने और बेहतर शिक्षण विधियों में सुधार कर सकता है। ई-लर्निंग की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। समावेशी भाषा का उपयोग करता है। आपके शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री में उपयोग की जाने वाली भाषा का आपके संदेशों को सुनने और विचार करने के तरीकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षार्थी केंद्रित ई-लर्निंग में सामग्री अधिगम दर्शकों का एक समूह के रूप में संबोधित करने के बजाय एक व्यक्ति के रूप में शिक्षार्थी से सीधे वार्ता करती है। समावेशी भाषा व्यक्तिगत अधिगम के अनुभव की भावना पैदा करने में मदद करती है और सामग्री के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाती है। आत्म प्रतिबिंब के अवसर प्रदान करना है। दूसरा, आधुनिक शिक्षार्थी यह जानता है कि जानकारी कैसे संबंधित है और उन्हें कैसे सीधे लाभ पहुंचाती है। शिक्षार्थी केंद्रित ई-लर्निंग शिक्षार्थियों को विचार उत्तेजक, आत्मचिंतनशील अधिगम की जांच के माध्यम से उनकी भूमिका या व्यक्तिगत स्थिति से संबंधित सामग्री के लिए अवसर प्रदान करता है। यह विशेष रूप से तब शक्तिशाली होते हैं जब शिक्षार्थियों को यह सोचने के लिए उत्तेजित करने के लिए वे कैसे स्थिति को संभालेंगे। भड़काने वाले क्षणों में से एक परिदृश्य के भीतर अंतरित हो जाते हैं, इसलिए शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करने का अधिकार देता है। तीसरा है, उपयोगकर्ता के अनुकूल आसान पथ प्रदर्शन की अनुमति देता है। शिक्षार्थी केंद्रित ई-लर्निंग उपयोग से आसान और शिक्षार्थियों के नियंत्रण लेने के लिए और यह ज्ञात करने में सक्षम बनाता है कि वे क्या तीव्रता से चाहते हैं। शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम डिजाइन के माध्यम से सहज ज्ञान युक्त पाठ्यक्रम का पथ प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए जो ध्वनि उपयोगकर्ता अनुभव सिद्धांतों को लागू करता है। प्रासंगिक, संबंधित, वास्तविक जीवन के परिदृश्य शामिल हैं। अर्थपूर्ण सामग्री संलग्नता और ध्यान रखने के लिए शिक्षार्थी केंद्रित ई-लर्निंग की महत्वपूर्ण कुंजी है। शिक्षाप्रद परिदृश्य जो शिक्षार्थियों को एक सापेक्ष स्थिति में रखते हैं, फिर उन्हें एक सफल परिणाम के लिए समस्या समाधान वाला होना चाहिए जो प्रभावी हो सकता है, इसलिए यह स्व आरंभित शिक्षा को बढ़ावा देता है। पांचवा है, व्यक्तिकरण को सक्षम बनाता है। व्यक्तिकरण शिक्षार्थी केंद्रित ई-लर्निंग की दूसरी महत्वपूर्ण कुंजी है। व्यक्तिकरण में शिक्षार्थियों का दृश्य विषय का चयन करके अधिगम के अनुभव को अनुकूलित करने की अनुभूति दी जा सकती है। शिक्षार्थियों को ध्वनि और स्क्रीन टेक्स्ट फॉन्ट आकारों को नियंत्रित करने में सक्षम करके व्यक्तिगत आराम और पहुंच को समायोजित किया जा सकता है। पंजीकरण के दौरान शिक्षार्थी के नाम को अभिग्रहित करके और पूरे पाठ्यक्रम में इसका उपयोग करके या किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट सामग्री का स्ट्रीमिंग करके व्यक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा सकता है। छठवां है, व्यक्तिगत जरूरतों का उपयोग की व्यक्तिगत ज़रूरतों को प्रतिक्रिया देता है। पूर्व परीक्षण मौजूदा दक्षताओं पर आधारित व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ई-लर्निंग की प्रतिक्रिया देने की अनुमति के लिए चक्र एक प्रभावी विधि है। पूर्व परीक्षण मूल्यांकन में पाठ्यक्रम विषयों से जुड़े प्रश्नों की एक श्रृंखला शामिल हो सकती है और शिक्षार्थियों के सही उत्तर वाले प्रश्नों से जुड़े विषयों को छोड़ने की अनुमति देती है। बहुसंवेदी परस्पर क्रिया के माध्यम से जोड़ता है। एक वास्तविक शिक्षार्थी केंद्रित डिजाइन एक बहुसंवेदी अनुभव है
दृश्य श्रवण और गतिज विधियों के माध्यम से शिक्षार्थियों को संलग्न करना, अधिगम को याद रखने की सुनिश्चितता के लिए शैक्षिक सामग्री में शिक्षार्थियों को एक ही साथ तल्लीन करना है। शिक्षार्थियों का कौशल और ज्ञान के अनुप्रयोग के बारे में गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए चुनौतीपूर्ण इंटरैक्टिव गतिविधियों का प्रदान किया जाना चाहिए। 8वां है विभिन्न संसाधन। यह सारांश की उच्च गुणवत्ता प्रदान करने के लिए इस संसाधन की किस्म का उपयोग करने में शिक्षकों को सक्षम बनाता है। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों के लिए वेब लिंक, एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कई चैनल प्रदान करता है। ई लर्निंग की विशेष विशेषताएं निम्न हैं। व्यक्तिगत उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को सशक्त बनाना, स्व आरंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ज्ञान संग्रह के कई चैनल उपलब्ध कराना, नियमित रूप से सारांश बताने के लिए उच्च डिग्री की विस्तृत सूचना के साथ शिक्षक को सहायता करना। यूजेस ऑफ आईसीटी शिक्षा के उपयोग। आईसीटी शिक्षा के उपयोग दूरस्थ शिक्षा को संसाधनों तक पहुंच, कई भौगोलिक रूप से बिखरे हुए शिक्षार्थियों द्वारा एक साथ प्राप्त करने के निर्देश, समझ और विश्लेषणात्मक कौशल के लाभ, पढ़ने की समझ में सुधार सहित आईसीटी संसाधनों, विशेषज्ञता और सलाह को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। आईसीटी संसाधनों, विशेषज्ञता और सलाह को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। शिक्षण संस्थान में बेहतर दक्षता। आईसीटी का अनुप्रयोग ऐसे लोगों के लिए स्वतंत्रता, एकीकरण और समान अवसरों को बढ़ाता है जिससे समाज में उनके समावेश, सम्मान और योगदान करने वाले सदस्यों को शामिल करने की सुविधा होती है। कई सॉफ्टवेयर, यंत्र और वेब आधारित टूल अब उपलब्ध हैं जो समावेशी कक्षा में शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और इस प्रकार बिना किसी अपवर्जन के सभी छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आईसीटी के दो उद्देश्य हैं: बौद्धिक स्थापित करना। आईसीटी विद्यालय को छात्रों को बेहतर सीखने का अनुभव देने के लिए कक्षाओं में उन्नत तकनीक और उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति देता है। ये स्कूल सीखने के लिए एक दृश्य प्रभाव जोड़ने के लिए लैपटॉप, शिक्षण पटल और परियोजना जैसे गैजेट्स का उपयोग करता है। शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए यह शिक्षा में क्षमता का निर्माण की अवधारणा में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, डिजिटल सामग्री विकसित करने, बुनियादी आईसीटी बुनियादी ढांचे, कंप्यूटर और संपर्ककर्ता को लागू करने को अच्छी तरीके से रचना की गई स्थानीय आईसीटी नीतियों को लागू करने से लेकर विभिन्न पहलू शामिल हैं। यह शिक्षकों को छात्रों के साथ बातचीत करने में मदद करता है। यह उन्हें अपने शिक्षण के तैयार करने में मदद करता है, प्रतिक्रिया प्रदान करता है। शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने के लाभ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्ति में इसका बहुत उपयोग है। यह विभिन्न उदाहरणों के साथ एक व्यापक तरीके से सही जानकारी प्रदान करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके सूचना आधार को व्यापक बनाने में मदद करता है। यह सामग्री की प्रस्तुति में विविधता प्रदान करता है जो शिक्षार्थियों को अपने गति के अनुसार सीखने में मदद करता है। यह बेहतर समझ और सूचना के लंबे प्रतिधारण में मदद करता है। जब आईसीटी को कक्षाओं में एकीकृत किया जाता है तो निम्नलिखित आईसीटी एकीकृत रणनीति को प्रतिनिधित्व करता है। पहला है फ्लिप्ड शिक्षण अधिगम। यह एक निर्देशात्मक रणनीति है तथा छात्र की व्यस्तता और सक्रिय अधिगम पर ध्यान केंद्रित करता है। यह शिक्षक को कक्षा के दौरान समय में स्थित स्तरों, छात्र की कठिनाइयों और अलग अलग अधिगम की प्राथमिकताओं से निपटने का अवसर भी प्रदान करता है। मिश्रित शिक्षण अधिगम। मिश्रित अधिगम शिक्षा का एक तरीका है जो ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री और पारस्परिक स्थान आधारित कक्षा विधियों के साथ ऑनलाइन बातचीत के अवसरों को जोड़ता है। एजुसेट आधारित शिक्षण अधिगम। यह पूरी तरह से शिक्षा के लिए समर्पित एक उपग्रह है। यह दृश्य माध्यम और संवादात्मक मल्टीमीडिया सुविधा प्रदान कर सकता है। इसमें दूरस्थ शिक्षा को बढ़ाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काल्पनिक कक्षा को जोड़ने के लिए वेब का उपयोग करना शामिल है। शिक्षण के लिए एक सफल दृष्टिकोण होने के बजाय इसके कुछ नुकसान भी है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। गोपनीयता चोरी हो जाती है। यह तब होता है जब धोखाधड़ी करने वाले छात्रों के ज्ञान के बिना दूसरे छात्र को व्यक्तिगत डाटा या जानकारी का उपयोग करते हैं। दूसरी, साहित्यिक चोरी। तो यह तब होता है जब छात्र सीधे इंटरनेट से नोटों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और अपने कागजात में उसी को दर्ज करते हैं हुए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है जानकारी की विश्वसनीयता। यह तब होता है जब कोई भी किसी भी प्रासंगिक या प्रमाणिक ज्ञान के बिना एक ब्लॉग शुरू करता है या किसी वेबसाइट पर कुछ पोस्ट करता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एस लर्निंग। सीखने का आकलन, सीखने के लिए और सीखने के रूप में प्रत्येक योजना बनाने में अर्थ, उद्देश्य और विचार। आकलन छात्र अधिगम पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में आकलन किया जा सकता है। मूल्यांकन शिक्षार्थी की क्षमताओं का आकलन करने, प्रदर्शन का विश्लेषण करने, प्रत्येक शिक्षार्थी को उचित प्रक्रिया प्रदान करने और उन्हें प्रगति में मदद करने का एक व्यवस्थित तरीका है। सफल अधिगम के लिए शिक्षण में उच्च गुणवत्ता वाले मूल्यांकन की आवश्यकता है। पहला है मानकीकृत परीक्षण। ये ज्ञान या परीक्षण की क्षमता के पूरे क्षेत्र से संबंधित है। ये परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा व्यक्तिगत समूहों की उपलब्धि की तुलना करने के लिए किए जाते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की योग्यता, वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षपात तथा उपयोगिता हैं। गैर मानकीकृत परीक्षण ये ज्ञान के समिति और विशेष क्षेत्रों या प्रदर्शन की क्षमता से संबंधित है। ये छोटे पैमाने पर कुछ विशेष संस्थानों के लिए स्थानीय उपयोग के लिए हैं।
उत्तम परीक्षण के लक्षण: हमें उपलब्धि और क्षमता के सटीक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना चाहिए। यहाँ हम एक अच्छी परीक्षा लेते हैं। वैधता, विश्वसनीयता और उपयोगिता: वैधता: एक परीक्षण को वैध कहा जाता है यदि वह मापता है कि उसे क्या मापना है। क्रोनबैक वैधता को एक सीमा तक मापता है कि एक परीक्षण क्या मापता है। विश्वसनीयता: एक परीक्षण विश्वसनीय है अगर यह विभिन्न अवसरों पर अपने प्रशासन पर माप के लगाकर परिणाम देता है। यदि परीक्षण दोहराया जाता है तो विद्यार्थियों को समान स्कोर करना चाहिए। इसका प्रशासन शायद समय के कुछ अंतराल के बाद होता है और फिर स्थिति यह है कि विद्यार्थियों को संबंधित परीक्षण के समग्र का कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रयोज्यता। प्रयोज्यता व्यवहारिकता को संदर्भित करती है। ऊर्जा, समय और धन के संदर्भ में आसानी और अर्थव्यवस्था। प्रयोज्यता का अर्थ है कि एक परीक्षण होना चाहिए। निर्माण करना आसान, व्यवस्थापन में आसान, स्कोरिंग में आसान, व्याख्या करने में आसान और पैसे और समय के मामले में मितव्ययी। नेक्स्ट है निष्पक्षवाद कि जब किसी परीक्षा में किसी छात्र के अंक केवल छात्र के उत्तरों पर आधारित होता है, न कि गणक के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर, तो स्कोरिंग का उद्देश्य माना जाता है। यह स्कोरिंग की प्रक्रिया और प्राप्त की जाने वाली सामग्री का प्रकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है मानदंड। मानक संदर्भित और मानदंड संदर्भित परीक्षण के बीच अंतर। नॉन रेफर्ड इवैल्यूएशन एंड क्राइटेरिया रेफर्ड इवैल्यूएशन। मानक संदर्भित, मानदंड संदर्भित परीक्षण। पहले उपयोग का समय: एक कार्यकाल के अंत में स्वाभाविक रूप से स्कूल बोर्ड परीक्षा। निर्देशन की प्रगति के दौरान जैसे कक्षा परीक्षा को आयोजित करना। मानकीकृत परीक्षण: यह योगात्मक मूल्यांकन का समर्थन करता है या रचनात्मक और नैदानिक मूल्यांकन का समर्थन करता है। मानकीकृत परीक्षण उपयुक्त रूप से उपयोग किए जाते हैं। शिक्षक निर्मित परीक्षण आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। कोई निर्देशात्मक उद्देश्य निश्चित नहीं है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का महत्व दिया जाता है। विशिष्ट निर्देशात्मक उद्देश्य दिए गए हैं जिन्हें एक मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण: पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है। अमित ने पठन परीक्षा में अपनी कक्षा के 65% छात्रों को पीछे छोड़ दिया। रमन ने अपनी कक्षा में गणित की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक पठन परीक्षा में अमित ने 70 अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट है कुछ अन्य परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण: यह एक विशेष क्षेत्र से संबंधित है जो किसी व्यक्ति की विशिष्ट क्षमताओं के एक निश्चित समायोजन को संदर्भित करता है जो हमें उसके भविष्य की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। नेक्स्ट है अभिवृत्ति परीक्षण: यह एक निर्धारित अधिग्रहित प्रवृत्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति के प्रति एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण: यह एक निर्धारित अधिग्रहित प्रवृत्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति के प्रति एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट है असेसमेंट आकलन। आकलन छात्र अधिगम और प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में आकलन किया जा सकता है। आकलन प्रक्रिया व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक, सामाजिक, कामकाज और बुद्धि को मापती है। मनोवैज्ञानिक आकलन परीक्षण की एक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों और उसके व्यवहार, व्यक्तित्व, क्षमताओं का अंदाजा लगाने के लिए परीक्षण या तकनीकों के संयोजन का उपयोग करती है। कुछ आकलन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की शुरुआत से पहले किए जाते हैं, कुछ प्रक्रिया के दौरान किए जाते हैं और अन्य अनिर्देशात्मक प्रक्रिया के अंत में आयोजित किए जाते हैं। दी गई प्रक्रिया में शिक्षक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र के बुद्धि, व्यक्तित्व और कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है, इसलिए यह आकलन की प्रक्रिया है। उदाहरण: टाइप ऑफ असेसमेंट, मुख्य विचार और उदाहरण। औपचारिक मूल्यांकन: शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी करें, उनके सीखने की ज़रूरतों को जानने और उचित रणनीति का चयन करने के अंतर को भरने में मदद करता है। यदि खाना पकाने के दौरान कोई रसपान करता है तो यह सीखने के लिए आकलन के समान हो सकता है। दूसरा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग: योगात्मक होने के लिए और छात्र की उपलब्धि का सटीक विवरण तैयार करने के लिए। अवधि के अंत में छात्र के सीखने के स्तर को मापने, उपलब्धि के स्तर को मापने, प्रमाणित करने और प्रतिवेदन करने में मदद करता है। यदि कोई शिक्षक लौटने के बाद किसी यात्रा के बारे में सवाल पूछता है तो इसे सीखने का मूल्यांकन कहा जाएगा। नोट दैट: ध्यान दें कि औपचारिक मूल्यांकन शिक्षा के दौरान होता है, योगात्मक मूल्यांकन शिक्षा के बाद होता है और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लर्निंग छात्र में आत्म मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन के उपकरण। रचनात्मक मूल्यांकन के उपकरण: रचनात्मक मूल्यांकन की एक प्रकार का मूल्यांकन है जो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी करने के लिए संदर्भित करता है। क्विज, समूह चर्चा, वार्तालाप, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, उपख्यानात्मक अभिलेख आदि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त उपकरण हैं। क्विजेस: यह एक निश्चित विषय के बारे में शिक्षार्थी को ज्ञान के मापने की एक परीक्षा है। इसका उपयोग विभिन्न विषयों पर क्विज आयोजित करके संक्षिप्त मूल्यांकन के उपकरण के रूप में किया जा सकता है। समूह चर्चा: समूह में चर्चा एक दृष्टिकोण है जो समूह व्यवस्था में सार्थक बातचीत के माध्यम से सीखने पर जोर देकर सार्थक रूप से सीखने की सुविधा देता है। नेक्स्ट है वार्तालाप। दो या दो से अधिक शिक्षार्थियों के बीच बातचीत को संदर्भित करता है। यह एक विशिष्ट विषय के संबंध में अनुभवों को साझा करने और अन्य दृष्टिकोणों को जानने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। इसमें समय के साथ शैक्षिक उपलब्धि और सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना, रिपोर्ट, असाइनमेंट आदि जैसे शिक्षार्थी के काम में नमूने शामिल हैं। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल। यह एक प्रदर्शन मूल्यांकन पद्धति को संदर्भित करता है जो एक द्विध्रुवी पैमाने पर छात्रों को दर्ज देता है, जिसमें आमतौर पर कमजोर से लेकर उत्कृष्ट
कई बिंदु होते हैं। नेक्स्ट है उपख्यानात्मक अभिलेख। यह एक अवलोकन है जिसके अवधि के दौरान छात्र के चरित्र विकास के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहानी के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है संचयी रिकॉर्ड। संचयी रिकॉर्ड बच्चों के जीवन की होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरणात्मक रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन मूल्यांकन। मूल्यांकन जानकारी एकत्र करने और फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह छात्रों की प्रगति और उपलब्धियों को डाटा और साक्ष्य एकत्र करने के अलावा और कुछ नहीं है। न केवल यह औपचारिक सी परीक्षा है बल्कि इसमें छात्रों के सीखने के साथ साथ उनका अवलोकन, परीक्षण और आकलन करने के साथ विश्लेषण करना भी शामिल मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इस विस्तार तक प्रतिक्रिया देने के लिए कि हम गुणवत्तापूर्वक जीवन के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। यह जांचने के लिए कि क्या योजना के अनुसार शिक्षण हो रहा है। यह प्रत्येक छात्र को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के समान अवसर प्रदान करता है। छात्रों के सीखने को जानने के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकें, रेटिंग स्केल, इसका उपयोग किसी भी स्थिति, विचार या वस्तु या छात्रों के दृष्टिकोण के मापने के लिए किया जाता है। यह मध्य बिंदु को मापने के लिए हमेशा 3 अंक रेटिंग स्केल या 5 पॉइंट रेटिंग स्केल जैसे विषम संख्या बिंदुओं में तैयार किया जाता है। राय विभिन्न डिग्री जैसे अच्छे, बेहतर, सर्वोत्तम में दी जाती है। गृह कार्य का आशय शिक्षकों द्वारा घर पर दिए गए कार्यों को घर पर पूर्ण करना है। छात्रों में नियमित मूल्यांकन में शिक्षक और छात्र दोनों का लाभ होता है, जिसमें शिक्षक छात्रों को प्रगति के बारे में बराबर होते हैं और फिर उन्हें बेहतर परिणामों के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है चेकलिस्ट, जांच सूची। जांच सूची का उपयोग संग्रहित राय या निर्णय का मूल्यांकन करने और डिग्री या राशि का इंगित करने के लिए किया जाता है। इसमें संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए शिक्षक द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की सूची होती है। नेक्स्ट है प्रश्नावली। कुछ गुणों और प्रथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए शैक्षिक मूल्यांकन में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है और छात्रों को अपनी प्रतिक्रियाओं में भरना होता है। यह वैज्ञानिक रूप से संगठित, सामान्यीकृत और विश्लेषित होती है। इसे अनुसंधान और विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई के रूप में जाना जाता है। सीबीएसई द्वारा 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अध्यादेश 7 मूल्यांकन के एक विद्यालय आधारित प्रणाली के रूप में पेश किया। इसे एक सतत आधार कर पूरे अकादमिक वर्ष में सभी पहलुओं में छात्र के विकास का मूल्यांकन करने के लिए भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा पेश किया गया था। सीसीई का उद्देश्य नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से मूल्यांकन के अधिगम को अभिन्न अंग बनाना है। इसी सीसीई के अन्य उद्देश्य मूल्यांकन की निरंतरता और नियमितता पर जोर देना, एक बच्चे की वृद्धि को दोनों शैक्षिक और शैक्षिक पहलुओं का आकलन करना, विचार प्रक्रिया पर जोर दें और रटने पर जोर न दें, क्योंकि सीसीई में छात्रों के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। आवश्यक सुधार करने के लिए सीखने के तरीकों का रिकॉर्ड करना, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से मूल्यांकन को सीखने का अभिन्न अंग बनाना, स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना, स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हित का मूल्यांकन करना, स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे का हित का मूल्यांकन करना, सुधारने के लिए सीखने के तरीकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना। 2 अलग अलग प्रकार के मूल्यांकन का वर्णन करता है, जिसमें योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन शामिल हैं। योगात्मक मूल्यांकन, जिसे आमतौर मूल्यांकन का अध्ययन के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार के मूल्यांकन है जो अवधि के अंत में छात्रों का आकलन करके उनके सीखने के स्तर को मापता है, प्रमाणित करता है और रिपोर्ट करता है। अगले ग्रेड में छात्रों को बढ़ावा देने के लिए उनकी क्षमता और उपलब्धि का सटीक विवरण तैयार करता है। रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे आमतौर पर सीखने के लिए मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार का मूल्यांकन है जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की प्रगति की निगरानी करता है और छात्रों को शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार करता है। उचित रणनीतियों के साथ छात्रों को सीखने की कठिनाइयों का निर्धारण करता है और उन्हें दूर करता है। औपचारिक मूल्यांकन 40%, योगात्मक 60%। मूल्यांकन का त्रिभुज, ऑब्जेक्टिव होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, फिर लर्नर्स अप्रेजल होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 घटक पर विलंब करती है। शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के दौरान प्राप्त अनुभव, शिक्षार्थी का मूल्यांकन। आकलन और मूल्यांकन तुलना में व्यापक और गुणात्मक अवधारणा है। यह एक प्रक्रिया उन्मुख दृष्टिकोण है जिसका उपयोग अधिगम की प्रक्रिया में सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह एक शिक्षार्थी के सीखने, प्रगति और उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह एक संकीर्ण अवधारणा है क्योंकि इसमें परीक्षण मापन शामिल है। यह छात्रों को ग्रेडिंग या अंक देने के लिए किया जाता है। यह एक उत्पाद उन्मुख दृष्टिकोण है जिसका उपयोग छात्रों के सीखने के बारे में समग्र निर्णय प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह बच्चों के अंक और ग्रेड में विशिष्ट परिवर्तनों का मात्रात्मक अनुमान है। नेक्स्ट है मेजरमेंट, मापन। मापन उस डिग्री को मापने की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी चीज़ की विशेषता अर्थात गुणवत्ता, विशेषताएं या योग्यताएं होती हैं। मापन मानव और गैर मनुष्य के कुछ पहलुओं को मापने के लिए एक अंक प्रदान करता है या वस्तुओं, लक्षणों, विशेषताओं, लक्षणों या व्यवहारों का एक संख्यात्मक विवरण है। जब भी हम कुछ भी मापते हैं तो हम एक संख्यात्मक मान निर्दिष्ट करते हैं। इस संख्यात्मक मान को माप के पैमाने के रूप में जाना जाता है। पैमाना मापी जा रही विशेषताओं के लिए मान या स्कोर निर्दिष्ट करने के लिए एक प्रणाली या योजना है। माप के मुख्य रूप से 4 पैमाने अर्थात क्रमिक सूचक, घट सूचक, अंतराल और अनुपात हैं। रेशियो स्केल, अनुपात पैमाना। अनुपात पैमाने को मापन में उच्चतम पैमाना कहा जाता है। यह माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना है। यह पहले चर्चा किए गए पैमानों को
सभी विशेषताओं को एक सही पूर्ण शून्य या बिंदु के साथ वहन करता है। उदाहरण ऊंचाई, वजन, गति, दूरी आदि का मापन 100 मीटर की दूरी 50 मीटर की ठीक दुगनी होती है। सभी गणितीय अनुप्रयोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग एक अनुपात पैमाने पर किए जा सकते हैं। अनुपात पैमाने के साथ सभी सांख्यिकीय तकनीकी की अनुमति है। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मापन का सबसे विश्वसनीय पैमाना अनुपात है। नेक्स्ट है नॉमिनल स्केल, नाममात्र पैमाना। लक्षण के लिए समुच्चय या समूह को एक नंबर दिया जाता है। उदाहरण पुरुष और महिला शिक्षा के लिए 1, मनोविज्ञान के लिए 2, वाणिज्य के लिए 3 आदि जैसे अंक निर्दिष्ट करना। इन अंकों को सांख्यिकीय रूप से जोड़ा, घटाया, क्रमबद्ध या बदला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है क्रम सूचक पैमाना। यह लोगों या वस्तुओं को उनकी विशेषताओं की मात्रा के अनुसार श्रेणीबद्ध करता है। शिक्षार्थियों को रैंकिंग उनकी ऊंचाई के अनुसार सबसे लंबे या सबसे छोटे तक या किसी विशेषता के आधार पर सबसे कम से कम या इसके विपरीत होती है। प्रतिशत श्रेणी, आयु समकक्ष या ग्रेड समकक्ष का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंतराल पैमाना। यह लोगों या वस्तुओं को समान इकाइयों के पैमाने पर श्रेणीबद्ध करता है। उदाहरण उपलब्धि प्रदर्शन, बुद्धि लब्धि स्कोर आदि इस माप के उदाहरण हैं। 100 बुद्धि लब्धि का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति 50 बुद्धि लब्धि स्कोर वाले व्यक्ति की तुलना में 2 गुना अधिक बुद्धिमान है। अधिकांश सांख्यिकीय सूत्रों के ऐसे मापों पर लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ाना। रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब और संवाद। ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि। अवलोकन या देखने, सुनने या पढ़ने किसी अन्य माध्यम से डाटा एकत्र करने की एक विधि या प्रक्रिया है जिसमें इंद्रियों को शामिल किया जाता है और इसे संरचित तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। अवलोकन मनोवैज्ञानिक जांच का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। यह व्यवहार का वर्णन करने की एक प्रभावी विधि है। एक वैज्ञानिक अवलोकन कई मामलों में दिन प्रतिदिन के अवलोकन से भिन्न होता है। यह डाटा का चयन, रिकॉर्डिंग और विश्लेषण है। अवलोकन के प्रकार। नियंत्रित अवलोकन, जब अवलोकन एक प्राकृतिक या वास्तविक जीवन विन्यास में किया जाता है। उपरोक्त उदाहरण में एक स्कूल था जिसमें अवलोकन किया गया था। इसमें इसे प्राकृतिक अवलोकन कहा जाता है। इस स्थिति में पर्यवेक्षक अवलोकन करने के लिए स्थिति को नियंत्रित या परिवर्तन करने का कोई प्रयास नहीं करता है। इस प्रकार का अवलोकन अस्पतालों, घरों, स्कूलों, केंद्रों आदि में किया जा सकता है। हालांकि कई बार आपको कुछ कारकों को नियंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है जो व्यवहार को निर्धारित करते हैं, क्योंकि वे आपके अध्ययन का ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। इस कारण से मनोविज्ञान में कई अध्ययन प्रयोगशाला में आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार का अवलोकन, जिसे नियंत्रित प्रयोगशाला अवलोकन कहा जाता है, वास्तव में प्रयोगशाला प्रयोगों में प्राप्त किया जाता है। गैर प्रतिभागी अवलोकन, प्रतिभागी अवलोकन। उदाहरण के लिए आप एक विशेष कक्षा में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत के स्वरूप का निरीक्षण करना चाहते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के कई तरीके हैं। आप कक्षा गतिविधियों का रिकॉर्ड करने के लिए एक वीडियो कैमरा स्थापित कर सकते हैं जिसे आप बाद में देख सकते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं कि वैकल्पिक रूप से आप उनकी प्रतिदिन की गतिविधियों में दखल या भागीदारी के बिना कक्षा में एक कोने में बैठने का फैसला कर सकते हैं। इस प्रकार के अवलोकन को गैर प्रतिभागी अवलोकन कहा जाता है। प्रतिभागी अवलोकन में पर्यवेक्षक स्कूल या स्कूलों का समूह का हिस्सा बन जाता है। प्रतिभागी अवलोकन में पर्यवेक्षक को समूह के साथ संबंध स्थापित करने में कुछ समय लगता है ताकि वे उसे समूह के सदस्यों में से एक के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दें। हालांकि पर्यवेक्षक के समूह में शामिल होने की डिग्री अध्ययन के फोकस के आधार पर अलग अलग होगी। नेक्स्ट है फीडबैक, प्रतिक्रिया। शब्द प्रतिक्रिया से तात्पर्य किसी व्यक्ति के उसके व्यवहार या प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करता है ताकि उसे वांछित दिशा में संशोधित किया जा सके। जानकारी में ताकत के साथ साथ उनके प्रदर्शन से संबंधित कमजोरियों को बिंदु शामिल हैं। किसी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में उसके प्रदर्शन के बारे में व्यवस्थित प्रतिक्रिया प्रशिक्षक को उस पर सुधार करने में मदद करती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिक्रिया का अर्थ सौंपे गए कार्य की उपलब्धि या कार्य को पूरा करने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया के बारे में जानकारी का प्रस्तुतिकरण है। तो यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है। वो औपचारिक शैक्षिक संस्थानों में नई पीढ़ी के मूल्यों और नैतिकता के साथ शैक्षिक आदर्शों के साथ शिक्षित करने के लिए शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया को विकसित किया जा रहा है। लेकिन शैक्षिक संस्थानों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना है ताकि उन्हें विश्वसनीय और भरोसेमंद अच्छे नागरिक बनाया जा सके, ताकि उनकी प्रतिभा और रुचि के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा का ईमानदारी ध्यान दोहन हो सके। प्रतिक्रिया प्रदान करने की गुणवत्ता एक संतुलित प्रकृति का एक अनिवार्य घटक है। प्रतिक्रिया के प्रकार। पहला, सुधारात्मक प्रक्रिया। सुधारात्मक प्रतिक्रिया L2 लेखन में महत्वपूर्ण तत्वों और विवादास्पद मुद्दों में से एक है। इनपुट के रूप में यह प्रतिक्रिया जो एक संरचना में छात्र शिक्षकों के लिए प्रदान करता है, उन्हें संशोधित समय के साथ मदद करता है। इसे एक समस्या निवारक के रूप में माना जाता है जब छात्र अपना भाषण या लेखन कर रहे होते हैं। एक शिक्षक कक्षा के व्यवहार के लिए छात्र शिक्षक द्वारा अभ्यास के रूप में तत्काल टिप्पणियाँ प्रदान करता है। सुधारात्मक प्रतिक्रिया आमतौर पर शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं का अर्थ है जो छात्रों को उनके द्वारा कहे या लिखे गए किसी चीज़ की व्याकरणिक सटीकता को सुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, नहीं, आपको इस तरह से करना चाहिए। नेक्स्ट है निगेटिव फीडबैक, नकारात्मक प्रतिक्रिया। इस प्रकार की प्रतिक्रिया में शिक्षक छात्र के शिक्षक द्वारा दिए गए पाठ के मूल्यांकन के दौरान नकारात्मक रूप में टिप्पणी या प्रतिक्रिया देता है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया में शिक्षक छात्र के शिक्षक द्वारा दिए गए पाठ के मूल्यांकन के दौरान नकारात्मक रूप में टिप्पणी या प्रतिक्रिया देता है। यह छात्र शिक्षक के शिक्षण कौशल पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है सकारात्मक प्रतिक्रिया। यह छात्र शिक्षक में सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण सकारात्मक प्रतिक्रिया है।
इस प्रतिक्रिया में अध्यापक शिक्षक छात्र शिक्षक के शिक्षण कौशल के मूल्यांकन के दौरान सकारात्मक टिप्पणी देता है। यह प्रतिक्रिया छात्रों के मनोबल को बढ़ाती है और उन्हें अपने शिक्षण के कौशल और शिक्षण के तरीकों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, अच्छी तरह से किया गया, बहुत अच्छा, सामग्री पर महारत, शिक्षण सहायक सामग्री का अच्छा उपयोग आदि। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रतिक्रिया। मूल्यांकन प्रतिक्रिया वह प्रतिक्रिया है जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण पाठ को वितरित करने में शिक्षण कौशल को प्रदर्शन करने के दौरान छात्र शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। शिक्षक प्रशिक्षक पत्र, ग्रेड, संख्या, चेकमार्क, प्रतीक या सामान्य टिप्पणी जैसे अच्छा, उत्कृष्ट या मदद की जरूरत है के रूप में प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शंस, परावर्तन। परावर्तन हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा है। वैज्ञानिक शब्दों में परावर्तन जब तब होता है जब प्रकाश किसी तरह से उछलने के परिणाम स्वरूप दिशा बदलता है। हम इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दर्पण में अपनी छवि देखते हैं। जब इस सिद्धांत को विचार प्रक्रिया पर लागू किया जाता है तो हम हर दिन कई समस्याओं और स्थितियों पर विचार करते हैं। यह अनुभव की प्रतिक्रिया है और इसमें नए अर्थ और व्याख्या की तलाश में मूल्यांकन और निर्णय लेने के लिए पिछले अनुभवों की एक परीक्षा शामिल है। परावर्तन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पाठ की परिनियोजन के बाद शिक्षक पर आता है कि क्या काम किया जाए और क्या सुधार की आवश्यकता है। जब एक शिक्षक अपने शिक्षण पर प्रतिबिंबित करता है तो वह स्वयं जानने के सक्षम हो जाएगा कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सी पद्धति किसी विशेष अवधारणा के लिए अधिक उपयुक्त है, जिस पर उसे शिक्षण के दौरान अधिक काम करना है। शिक्षण पर परावर्तन शिक्षण का एक आत्ममूल्यांकन है जिसमें एक प्रशिक्षक उनकी शिक्षा शास्त्र, उनकी रणनीतियों के लिए कारणों और शक्तियों की जांच करता है और संशोधन या सुधार के लिए क्षेत्र की पहचान करता है। परावर्तन कार्रवाई में शिक्षकों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को संदर्भित किया जाता है, जबकि शिक्षण में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं। कार्रवाई पर परावर्तन महत्वपूर्ण विश्लेषण और कार्रवाई का मूल्यांकन है, और यदि कार्य का एक अलग कोर्स हुआ तो क्या हुआ, इस पर चिंतन करना। शिक्षक अपने पाठ के बारे में जानकारी एकत्र करने और प्रतिक्रिया देने के लिए सहकर्मियों को अपनी कक्षा में आने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। यह एक साधारण अवलोकन कार्य के साथ नोट्स माध्यम से हो सकता है और उस क्षेत्र से संबंधित हो सकता है जिसे शिक्षक ने पहचाना है, जिसे वह प्रतिबंधित करना चाह रहे हैं। चिंतनशील सोच का अर्थ मूर्त पदार्थों की आवश्यकता के बिना विचारों के साथ तर्क करना है। चिंतनशील सोच की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल है: पहला चिंतन, दूसरा आविष्कार, विचारों के साथ कल्पना करना और खेलना, समस्या को सुलझाना, सिद्धांत निर्माण और सामान्यीकरण। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रैक्टिस, विचारात्मक चिंतनशील व्यवहार। प्रभावी व्यवहार पूछताछ, चिंतन और निरंतर पेशेवर विकास से जुड़ा होना चाहिए। शिक्षक विचारात्मक व्यवहार के माध्यम से उनकी शिक्षण शैली के बेहतर समझ को प्राप्त करके कक्षा में उनकी प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। 1987 में डोनाल्ड सान ने एक विशिष्ट अनुशासन में किसी की कलात्मकता या शिल्प को परिष्कृत करने में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में विचारात्मक व्यवहार की अवधारणा को पेश किया। चिंतन की व्यापक रूप में जानबूझकर उद्देश्यपूर्ण अधिसंज्ञानात्मक सोच और या क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें शिक्षक अपने पेशेवर व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए संलग्न होते हैं। शब्द अधिक का अर्थ है आगे या शीर्ष पर होता है, इसलिए अधिक संज्ञान, संज्ञान के बारे में संज्ञान, सोच के बारे में सोच, जानने के बारे में जानना, अगर और किसी व्यक्ति की जागरूकता के बारे में जागरूकता है। विचारात्मक शिक्षण में शिक्षक उसके शिक्षण व्यवहार के बारे में सोचता है, जिसका अर्थ अभिसंज्ञान होता है। विचारात्मक व्यवहार एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक उनके शिक्षण व्यवहार के बारे में सोचते हैं और यह विश्लेषण करते हैं कि किसी चीज़ को कैसे पढ़ाया गया था और बेहतर अधिगम परिणामों के लिए कैसे अभ्यास को सुधारा या परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है चिंतनशील विचार। यह छात्रों को उनके विचारों और अधिगम के बारे में गंभीर रूप से चिंतन में मदद करते हैं और भविष्य के अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए उस ज्ञान का उपयोग करते हैं। यह किसी ने जो सीखा है उस पर सुधार करने के लिए अभ्यास करने को संदर्भित करते हैं। यह परिवर्तन करने के लिए वस्तुनिष्ठ विचार और क्रिया को संयोजित करते हैं। इनमें किसी के समव्यावसायिक अभ्यास में सुधार के लक्ष्य के साथ किसी के कार्यों के बारे में चिंतन और गंभीर रूप से विश्लेषण करना शामिल है। नेक्स्ट है चिंतनशील प्रशिक्षण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ शिक्षक अपने शिक्षण अभ्यासों के बारे में सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं कि कैसे कुछ सिखाया गया था और बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए अभ्यास को कैसे बेहतर या परिवर्तित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि आप कक्षा में क्या करते हैं, इस बारे में सोचते हुए कि आप इसे क्यों करते हैं, और यह सोचना कि क्या यह काम करता है, आत्मावलोकन और आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया है। हमारी कक्षा में क्या चल रहा है और इस जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करके हम अपनी स्वयं की प्रथाओं और अंतर्निहित मान्यताओं की पहचान और अन्वेषण करते हैं। इसके बाद हमारे शिक्षण में परिवर्तन और सुधार हो सकते हैं। इसमें शिक्षण और अधिगम के बारे में एक अंतर्निहित धारणाओं की जांच करना और एक पाठ्यक्रम के दौरान वास्तविक कक्षा अभ्यास से पहले और बाद में पढ़ाया जाने वाला एक संरेखण शामिल है। इसलिए यह व्यावसायिक विकास का एक संसाधन है जो हमारी कक्षा में शुरू होता है। यह शिक्षण दृष्टिकोणों और अवलोकन प्रोटोकॉल, आत्म मूल्यांकन और छात्र मूल्यांकन के विचार सहित विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाते हुए एक छतरी शब्द के रूप में संचालित होता है। चिंतनशील रूप से शिक्षण करते समय प्रशिक्षक गंभीर रूप से अपरिवर्तनीय स्थापित व्यक्तिगत मानदंडों पर भरोसा करने के बजाय अपने शिक्षण और आवर्ती मुद्दों के लिए समस्या समाधान के बारे में सोचते हैं। शिक्षार्थियों, शिक्षकों और शिक्षकों को पढ़ाने वाले को शिक्षा के क्षेत्र में चिंतनशील अभ्यास की अवधारणा को व्यापक रूप से देखा गया है।
त्यासिंग्रो और ओसुलिवान शिक्षा में चिंतन के शैक्षिक अर्थों, इरादों, विश्वासों, निर्णयों, कार्यों, उत्पादों के बारे में सोचने, विश्लेषण करने, आकलन करने या उन्हें बदलने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की क्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। इस क्रिया का प्राथमिक उद्देश्य अभ्यास को सूचित करने वाले ज्ञान को, कार्यों को संरचित करना, समायोजित करना, उत्पन्न करना, परिष्कृत करना, पुनर्गठन करना या बदलना है। और स्टूडेंट छात्रों के लिए, छात्र चिंतन अभ्यास में संलग्न होने से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण सोच और निर्णय को निरंतर अधिगम और सुधार के लिए आवश्यक बना सकता है। जब छात्र चिंतन में लगे होते हैं तो वे सोच रहे होते हैं कि उनका काम स्थगित मानदंडों को कैसे पूरा करता है। वे अपने प्रयासों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करते हैं और सुधार की योजना बनाते हैं। टीचरों के लिए, चिंतनशील अभ्यास की अवधारणा अब शिक्षक शिक्षा और शिक्षक व्यावसायिक विकास के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्यरत है, और प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कई कार्यक्रम इसे पूरा करने का दावा करते हैं। शिक्षा प्रोफेसर होप हार्टमैन ने शिक्षा के चिंतनशील अभ्यास को शिक्षक अभिज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया है। शिक्षण और अधिगम जटिल प्रक्रियाएं हैं और कोई भी सही दृष्टिकोण नहीं है। शिक्षण के विभिन्न दृष्टिकोणों पर चिंतन करना और अतीत पर वर्तमान अनुभवों की समझ को फिर से तैयार करना शिक्षण प्रथाओं में सुधार ला सकता है। चिंतनशील अभ्यास एक चक्रीय प्रक्रिया है, क्योंकि एक बार जब हम परिवर्तनों को लागू करना शुरू कर देते हैं तो फिर चिंतनशील और मूल्यांकन चक्र फिर से शुरू होता है। चिंतन के परिणाम स्वरूप शिक्षक कुछ अलग तरीके से कुछ करने का निर्णय ले सकता है, या बस यह तय कर सकता है कि वह क्या कर रही है, वह जो कर रही है सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए एक शिक्षक को अपने अनुभवों या गतिविधियों को चिंतन करने की आवश्यकता होती है, जो किसी की वृद्धि के लिए सही हो सकता है। संक्षेप में, ज्ञान को विकसित करने और सेटिंग अभ्यास और छात्रों की समस्याओं को पहचानने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को समझने से प्रभावी शिक्षक बन सकते हैं। शिक्षक, यदि वे अपने पेशेवर विकास के लिए अपने दैनिक शिक्षण गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं, तो शिक्षार्थियों की ज़रूरतों और विभिन्न मुद्दों से निपट सकते हैं। अपने पेशेवर क्षेत्र में बने रहने के लिए छात्र शिक्षकों को अपने व्यवहार और शैली में बदलाव लाने के लिए विकसित करने की आवश्यकता है। चिंतन एक स्मरण है जिसे शिक्षकों को अपने विकास के लिए मध्यस्थता करने की आवश्यकता है। पूर्व सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम में अभ्यास की जाने वाली रणनीति या प्रतिबिंब की प्रक्रिया का पहला चरण डेटा के विश्लेषण के बाद कक्षा में क्या होता है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। यहाँ यह करने के कुछ अलग तरीके हैं। चिंतनशील प्रतिक्रिया डायरी, विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होने के बाद के चिंतन प्रक्रिया शुरू करने का यह सबसे आसान तरीका है। छात्र शिक्षक कक्षा की सेटिंग में कई मुद्दों का सामना करते हैं। प्रत्येक गतिविधि अभ्यास पाठ के बाद छात्र शिक्षक को नोटबुक में लिखना होता है कि क्या हुआ। वे अपनी प्रतिक्रियाओं और भावनाओं और उन चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं जो प्रत्येक सत्र के दौरान हुई। डायरी लेखन को नियमित रूप से करने के लिए समय निकालने के लिए एक निश्चित अनुशासन की आवश्यकता होती है। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम अधिगम सहकर्मी सदस्यों के साथ सहयोग से यह संभावना बढ़ जाती है कि छात्र शिक्षक अपने पेशेवर विकास में सफलतापूर्वक चिंतनशील और अधिक आश्वस्त होंगे। अपने साथियों के साथ अपने अनुभव पर चर्चा करते हुए वे अपने स्वयं के अनुभव का वर्णन कर सकते हैं और अभ्यास के अपने स्वयं के सिद्धांतों की जांच कर सकते हैं। टीचर से एजुकेटर फीडबैक, शिक्षक प्रशिक्षक की प्रतिपुष्टि, शिक्षक शिक्षक की प्रतिक्रिया से छात्र शिक्षक को अपने पाठ या संस्था में संचालित किसी भी गतिविधि को प्रतिबंधित करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है पीयर ऑब्जर्वेशन, सहकर्मी अवलोकन। अवलोकन सबसे बुनियादी अनुसंधान तकनीक है जो छात्र शिक्षक कक्षाओं में नियोजित करते हैं। छात्र शिक्षक पाठ के बारे में जानकारी करने के लिए अपने कक्षा का निरीक्षण करने के लिए एक सहकर्मी सदस्य को आमंत्रित करता है। यह एक साधारण अवलोकन कार्य या नोट के माध्यम से हो सकता है। छात्र शिक्षक अपने सहकर्मी सदस्यों को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह सकते हैं कि छात्र किस पाठ में सबसे अधिक योगदान देते हैं, बातचीत के विभिन्न पैटर्न क्या होते हैं और उसका प्रदर्शन कैसा है। अवलोकन को एक नकारात्मक अनुभव के बजाय एक सकारात्मक रूप में देखने के लिए पर्यवेक्षक का कार्य केवल जानकारी एकत्र करने तक सीमित होना चाहिए। पर्यवेक्षक को छात्र शिक्षक के पाठ के मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। कक्षाओं का पारस्परिक अवलोकन वास्तव में फलदायी है, इसलिए उनके पेशेवर विकास के लिए अवलोकन एक अच्छा तरीका है। स्टूडेंट फीडबैक, छात्र प्रतिपुष्टि। छात्र शिक्षक अपने छात्रों को इस बारे में पूछ सकते हैं कि कक्षा में क्या होता है। उनकी राय और धारणाएं एक अलग और मूल्यवान परिप्रेक्ष्य जोड़ सकती हैं। यह सरल प्रश्नावली के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। यह भी एक तरह का चिंतनशील अभ्यास है। यह शिक्षकों द्वारा उनके अभ्यास को समझने और समस्याओं को हल करने तरीकों को सुधारने के लिए प्रगतिशील समस्याओं को सुलझाने की एक चिंतनशील प्रक्रिया है। यह छात्रों को सामान्य समस्याओं को पहचान करके और संभावित कारणों और समाधानों के बारे में परिकल्पना करके और कार्य योजना को लागू करने का प्रयास करके कक्षा में क्या हो रहा है के बारे में जागरूक होने में मदद करता है। एक बार छात्र शिक्षक के पास अपनी कक्षा में जाने के बारे में दर्ज की गई कुछ जानकारी होती है, तो उन्हें अपने द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के बारे में सोचना, बात करना, पढ़ना और पूछना होगा। वे अवलोकन के माध्यम से अपने शिक्षण में होने वाले पैटर्न की पहचान कर सकते हैं, फिर उसे दूर करने के लिए उपाय खोजने चाहिए। तो धन्यवाद। इसी के साथ हमारा सेकंड यूनिट ख़त्म हो गया, जो कि बहुत अच्छा है कि आप लगभग 2.5 से 3 घंटे के वीडियो में आप पूरे सिलेबस के कंटेंट को आसानी से कवर कर सकते हैं
और ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि नेक्स्ट यूनिट का वीडियो ज़रूर बनाएं। तो धन्यवाद, फिर से मिलेंगे हम आपको एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई यूनिट के साथ। जय हिंद, जय भारत।